बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। आज हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे बात करनी है। अनफॉर्चुनेट है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और अभी भी हमें इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हम लोग 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में रह रहे हैं, पढ़े लिखे होते जा रहे हैं। जेन ज़ी के बारे में कहा जा रहा है ये तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, मिलेनियल्स से बहुत आगे हैं। लेकिन फिर भी हमें क्यों इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं? आए दिन हम देखते हैं कि फ़ीमेल्स पे तशद्दुद किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात बढ़ रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद किए जाते हैं। अब इनकी रोकथाम किस तरह की जाएगी, अवेयरनेस किस तरह आवाम में क्रिएट की जाएगी, बुनियादी इनके मसाइल को किस तरह ट्रीट किया जाएगा, इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुनीसा भट्ट साहिबा, जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजर हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मुल्तान की। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल सादिक साहब, जो कि डीजी खान के ब्यूरो चीफ़ हैं। इकबाल सादिक साहब के साथ आप गाए बगाए हम उनको फ़ोन पे लेते हैं, बात करते लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे हम तफसीलन बात करेंगे 2025 साल के हवाले से। अब 2025 की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ। डिप्लोमेटिक फ्रंट की अगर हम बात कर लें, हम इकनॉमिकली बात करें तो पाकिस्तान ने स्टेबिलिटी अचीव की और हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। मुल्तान के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, जिसमें नुमाया तौर पर अगर हम बात करें तो मुल्तान एवेन्यू का प्रोजेक्ट है, दीगर बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। डीजी खान के हवाले से हम बात करेंगे कि डीजी खान के लिए 2025 का साल किस तरह का रहा और थोड़ा सा कल्चरली भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मसाइल क्या हैं, लोगों की डिमांड्स क्या हैं, क्योंकि रिपोर्टर हजरात और ये जो ब्यूरो चीफ्स होते हैं इनके पास पल पल की खबर होती है और आवाम की नब्ज़ पे हाथ होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर, मैं मैम से ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगा। बहुत sure. इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैम, सेंटर के बारे में ज़रा बताइएगा। इस सेंटर का मैंडेट क्या है, क्यों बनाना ज़रूरी था, और अभी तक अगर आप स्टार्ट से मुझे बता सकें कि आपने पिछले साल में और इस साल में क्या क्या कारकर्दगी दिखाई। अच्छा, थैंक यू सो मच। सेंटर के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि साउथ पंजाब में इस चीज़ को कंसिडर किया गया उस टाइम के स्टैट्स के मुताबिक कि वायलेंस इतना ज़्यादा है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और एक वन स्टॉप शॉप यहाँ पे ही प्रोवाइड की कि जो ख़वातीन तशद्दुद कब से मुतासिर होती हैं उनको एक ही अपने केस की रिपोर्टिंग के लिए मुख्तलिफ जगह पे ना जाना पड़े। जैसे आपको पता है कि अभी तक पिछले साल तक तकरीबन पुलिस में भी अगर केसेस रिपोर्ट होते थे तो उनको डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो उनको कहा जाता था कि जी आपका निजी मामला है, घरेलू मामला है और इसको बस आएँ और बस ख़त्म हो गया, थाने में रिजॉल्व करें, ये इशू नहीं है। बिल्कुल। सो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए तमाम सर्विसेज के खातून पहले पुलिस में जाएगी, फिर उसको लीगल सर्विसेज चाहिए, उसके लिए वो कहीं और जाएगी। हमारे यहाँ अवेयरनेस भी नहीं है कि हमने क्या करना है। फिर जहाँ पे तशद्दुद है वहाँ पे जाहिर है नफ्सियाती तौर पे भी बंदा डिस्टर्ब होता है, साइकोलॉजिकली इमोशनली डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया और ये प्रॉपर एक लॉ इंट्रोड्यूस कराया गया, पास कराया गया असम्बली से, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेंटर रिक्वायर्ड था जिसके अंदर एक फ्रंट डेस्क बना, फिर केस रजिस्टर हो, विमेन पुलिस स्टेशन उसके अंदर मौजूद है, प्रोसिक्यूशन उसके अंदर मौजूद है, मेडिकल लीगल उसके अंदर मौजूद है, मीडिएशन एंड रिहेबिलिटेशन का सेक्शन उसके अंदर मौजूद है विद द टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड मीडिएशन ऑफिसर, कि जो केसेस सॉफ्ट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है वो उस तरफ जाएं और उसको हम रूल आउट करें कि किन केसेस में, क्योंकि हर केस जो वायलेंस का है, हम अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ कहते हैं जी इंटरमीडिएट वायलेंस जो पार्टनर वायलेंस है उसके अंदर आप मीडिएट कर ही नहीं सकते, ठीक है, वहाँ तो स्टेट सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ यूजुअली जितना मर्जी तशद्दुद हो उसके बावजूद खातून कहती है बस बाजी किसी तरह मेरा घर बसवा दो, बिल्कुल, ठीक है। सो उस सॉफ्ट इंटरवेंशन या उसके लिए उस सेगमेंट के लिए प्रॉपर मीडिएशन और साइकोलॉजिस्ट की टीम के हम चीज़ों को रूल आउट करें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरह से लीगल एड, फिर अंडर लॉ जो प्रोविजन थी डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर, आपने इंट्रोडक्शन में 2 डेजिग्नेशन बता दिए, जो इंपॉर्टेंट है सबसे अंडर लॉ दैट इज मिसिंग, जो कि डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर का है। और उसको पावर दी गई है कि कोई खातून जो तशद्दुद से मुतासर है या उसको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, हब्से बेजा में रखा हुआ है, या उसकी किसी भी तरह की आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है,
तो डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर और वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास ये पावर मौजूद है कि वो जाके पुलिस असिस्टेंस के साथ उसको रेस्क्यू करके सेंटर पे ला के ठीक है, उसको बाकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे सवाल किया था कि आप स्टैट से जरा हमें समझाएं कि पिछले साल आपकी कारकर्दगी क्या थी? 2017 में ये सेंटर बना, ठीक है। अभी तक इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 15,000 से ज्यादा केसेस हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, 15,000 हमने सर्विसेज दी हैं 2017 से लेके अब तक 2025 तक, ठीक है। और हर साल हमारा टारगेट था, जो हमारे एक टारगेट बनता है या KPIs बनता है उसके अंदर, कि हम 1200 केसेस पर एनम रजिस्टर करेंगे और उनको सर्विसेज देंगे। ओके। कॉन्टिन्यूसली हर साल में हमारे स्टैट्स कहीं 2300 को भी टच किए। लास्ट ईयर के भी हमारे स्टैट्स अराउंड 1800 के करीब हैं पर एनम साल में, ठीक है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ईयर, इसके साथ मैं ये क्लेम कर दूं कि स्टिल आई बिलीव के मुल्तान डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करते हैं, हमारी जुरिस्डिक्शन पूरा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की भी अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि 80% या 85% लोगों को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर का पता ही नहीं पता, बिल्कुल ऐसे कि ये सर्विसेज वहाँ पे। मैं यही जानना चाह रहा था, हम थोड़ा सा डाइग्रेस हो जाएंगे, आपने प्रीएम्प्ट कर दिया मेरा क्वेश्चन, मैंने आगे यही जाके बात करनी थी कि इसकी वजह क्या है, आप लोग अवेयरनेस क्रिएट करने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? देखें, अवेयरनेस क्रिएट करने में नाकाम नहीं हो रहे। देखें, कोई भी एक शख्स, मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं, मैम जरा कारकर्दगी पे रहते हैं और फिर इसके बाद अवेयरनेस पे मैं उसी की बात कर रही हूँ कि अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो मैंने अकेले नहीं करनी, ठीक है, आपने रोल प्ले करना, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे जब जब मौका मिला है मैंने ये चैनल यूटिलाइज किया। ओके। हमारा मीडिया नेगेटिविटी की बजाय अगर अवेयरनेस पे फोकस करे तो ज्यादा अच्छा है। ओके। हमारे पास हम डिफरेंट फोरम्स, हमने 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म खास तौर पे वो अवेयरनेस के लिए होता है कि आप एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर काम करें। हमने उसमें एक्सटेंसिव एक्टिविटी की है। ओके। हमने अभी भी रिसेंटली मैंने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पर्टिकुलरली लॉ से रिलेटेड और इससे रिलेटेड अवेयरनेस सेशन दिया है। सो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सेशन करवाते हैं, बट हमें फिर भी एक एक्सटेंसिव अवेयरनेस की ज़रूरत है, मैस अवेयरनेस की, कि जिसमें आपके चप्पे चप्पे तक ये मैसेज पहुंचे। फिर एक रेफरल पाथवे होता है, एक रेफरल कोऑर्डिनेशन होती है। लाइक आपको पता है तो आपसे रिलेटेड जितने लोग हैं उनको बताना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ से भी चीजें फैलती हैं और आप उसको इसको हमें प्रॉपरली स्ट्रेटजी क्रिएट करने की जरूरत है। हमारे पास लिमिटेड गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं अवेयरनेस के भी या उन चीज़ों को करने के भी, और एक बंदा जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको आप एक दिन तो यहाँ बुला सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अगर वो फील्ड में निकल जाएगा और अवेयरनेस देता रहेगा तो फिर पीछे से हमारे पास इतना साइकोलॉजिकल रिसोर्स भी नहीं है। एक में जिसमें चीज़ ऐड करना चाह रहा था मैं, साइकोलॉजिकल इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था कि स्टिग्मेटाइज भी है। अगर हमारे खवातीन आज डरती भी हैं जाने से उस हवाले से, तो उस हवाले से क्या किया जा रहा है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, सेंटर बनाने का पर्पस भी यही था कि देखें अगर वुमेन रन सर्विसेज हैं, खवातीन को पता चला है, देखें अभी मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट बहुत बहुत कम रेशो है। उसके बावजूद अगर खवातीन पहुंचती हैं, अगर उनको पता चलता है कि सर्विसेज हैं तो खवातीन पहुंचती हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो वो एक टिपिकल माइंडसेट या एक टिपिकल पैटर्न पुलिस वाला भी नहीं है। पुलिस स्टेशन मौजूद है तो वहाँ स्टाफ भी फीमेल है, फिर कनेक्टेड सर्विसेज है, इंटर रेफरल है, तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो जब आपको एक जगह पे सर्विसेज मिलती हैं तो अंडर वन रूफ आप आते हैं और खवातीन उससे फ़ायदा उठाती हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इकबाल साहब? जी, मैं इसमें करेक्शन थोड़ी सी ये करना चाह रहा हूँ, इसमें मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, आप इख्तलाफ कर सकती हैं उस पॉइंट से कि जो आपने कहा, इस वक्त अगर नेगेटिविटी फैलाने की बजाय अगर पॉजिटिवली चले तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मेरे नज़दीक जितना पॉजिटिवली इस वक्त मीडिया पूरे पाकिस्तान का चल रहा है, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो स्टेट्स इनको कमांड्स कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से पहले कभी भी नहीं हुआ। एक मिनट, इस वक्त CM है हमारी एक खातून मरियम नवाज शरीफ साहबा, जितना वो खवातीन के हवाले से काम करने की कोशिश कर रही हैं, अगर आप ये मीडिया के ऊपर ये चीज़ उसको करने के बजाय ना स्टेट की तरफ जाएं यानी कि CM की तरफ जाएं, उनको आप मोटिवेट करें कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर वो आएँ कि वो ऑटोमेटिकली ग्रास रूट लेवल तक जाएं और उसके जो समरात हैं वो तमाम खवातीन जो इस हैरेसमेंट को आपको लगता है कि अभी भी शिकार हैं, तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इस वक्त तो जितना पॉजिटिव रोल मीडिया अदा कर रहा है, इससे पहले कभी नहीं। इसी हवाले से हम पूछ लेते हैं कि उस लिहाज से मैं अवेयरनेस के लिहाज से बात नहीं कर रही,
लेकिन अवेयरनेस के लिहाज से कुछ चीज़ें जब तक आप वेरीफाई नहीं करते ना, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगी। चलें इस पे तफसील बात कर लेते हैं। इकबाल साहब के पॉइंट को ही आगे बढ़ाते हैं कि इस वक्त आप लोग, अगर हम जैसे हम स्टैट्स की बात कर रहे थे, नुमाया कारकर्दगी रही, जैसे हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर, इस प्रोग्राम पे करने से पहले, तो हमने देखा कि बतदरीज इंप्रूवमेंट आ रही है सिचुएशन के ऊपर। मैं चाहूँगा कि जैसे हम स्टार्ट से बात कर रहे थे कि फीमेल्स को किस तरह की आपकी हेल्प होती है। एक फ़ीमेल आपके पास एंटर हुई हैं आपके सेंटर में, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप ज़रा बताइएगा कि किस तरह एक। अच्छा देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि खातून एंटर होती है, ओके, नंबर 1, एक तो हम एंट्री लेवल भी देख लेते हैं। एक है डायरेक्ट जो खातून आ जाती है, ओके। दूसरे हमारी हेल्पलाइन है 1737, उस पर कॉल आती है। अच्छा, वहाँ पे वो सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ओके। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्लस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, अगर किसी को डिटेल सेशन जीबीवी से रिलेटेड केसेस के चाहिए वो, प्लस लीगल एक्सपर्टीज, और उसके वो लीगल एक्सपर्ट अवेलेबल है। लीगल काउंसलिंग चाहिए वो वहाँ पे एक सर्विस पैटर्न वो हो गया। ओके। दूसरा इन हाउस सर्विसेज हैं, जो खातून आ जाएगी, केस आ जाएगा, हम उसको लेंगे। प्लस हेल्पलाइन में रेस्क्यू की कॉल आ जाती है, तो हम कॉल पे भी रेस्क्यू एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक खातून आ गई, उसने केस रजिस्टर करवाया। अब वो अकॉर्डिंग टू हमारी सर्वाइवर सेंटर्ड अप्रोच होती है, खातून क्या चाहती है, हम गाइड करेंगे उसको कंप्लीट अपनी सर्विसेज के बारे में। चॉइस इज हर्स, गाइड भी करेंगे, बट स्टिल चॉइस इज हर्स कि वो कहती है कि नहीं मैंने तो पुलिस में ही जाना है। ठीक है, सो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, उसको पुलिस में भेजेंगे। वहाँ जो रेलिवेंट ऑफिसर है उसको डील करेगा, जो भी कार्रवाई है वो हो जाएगी। उसके बाद अदरवाइज उसको जो सर्विसेज, सपोर्टिव सर्विसेज चाहिए होंगी, उसके लिए वो रेफर बैक कर देगा। ओके। इसी तरह से एक खातून कहती है कि वो रिकंसाइल करना चाहती है, वो ये इश्यूज हैं, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाएगा। वहाँ पे उसके सेशंस होंगे, हम अदर पार्टी को, डिफेंडेंट पार्टी को बुलाते हैं। ओके। फैमिली इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है तो हम फैमिली काउंसलिंग सेशन भी करते हैं। मतलब हमारे कल्चर को मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ किया जाता है। ठीक है, उस चीज को करते हुए जब वो डिसाइड दोनों करते हैं तो फिर उसको मीडिएशन के प्रोसेस में ले जाया जाता है, जबरदस्ती नहीं ले जाया जाता। ठीक है। इसके साथ साथ जो लॉ हमें सपोर्ट करता है कि आप खातून को घर से बाहर नहीं निकाल सकते जब तक वो आपके साथ लीगल रिलेशनशिप में है। तो हमारे यहाँ एक यूजुअल पैटर्न है कि जरा सी बात हुई, बच्चों को उठाया, बीवी को उठाया और बाहर निकाल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिडेंस ऑर्डर कोर्ट से हम लेके देते हैं, जब तक लीगल रिलेशनशिप में आप उसको घर के प्रेमिसेस से बाहर नहीं निकाल सकते। उसके बाद आपके मॉनेटरी ऑर्डर्स हैं जो अदरवाइज यूजुअल पैटर्न में नानफके के अलावा हैं। नानफके के अलावा हैं, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे गुफ्तगू हो रही है। इसी के साथ हम जेंडर इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस भी समझने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इससे किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, इस वजह से गुफ्तगू करेंगे। मुनीज़ा साहब हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त हुआ ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे गुफ्तगू कर रहे थे, हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और हमने सेंटर के हवाले से समझने की कोशिश की। अब इसका साइकोलॉजिकली हम किस तरह चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैम अपने तजर्बे से हमें क्या चीज़ सिखा सकती हैं, इस पर तफसील में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारे साथ ब्यूरो चीफ साहब मौजूद हैं। जनाब इकबाल साहब, 2025 का साल, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा साल साबित रहा। हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट में काफ़ी कुछ अचीव किया। मुल्तान की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। डीजी खान के बारे में ज़रा मजमूई तौर पर बताइएगा कि 2025 का साल किस तरह का साल रहा, अच्छा था, बुरा था, या इसमें बेहतरी लाई जा सकती थी? 2025 का कॉन्टेक्स्ट में अगर आप वादों की बात करें उस हवाले से तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि 2025 में जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी विज़िट किया था। सरदार अवैस खान लगारी वो वहाँ पर मौजूद थे, फिर साथ MP हनीफ खान पिताफी एंड कैबिनेट जो भी वहाँ की मौजूदा एक पार्लियामेंटेरियन है वो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। और CM साहबा मुतअद्दिद बार वहाँ पे विज़िट कर चुकी हैं। अब वहाँ पे जो मेजर डेवलपमेंट्स होने वाली थी जिनके ऊपर उन्होंने ऐलानात भी किए थे, जैसे एयरपोर्ट है वहाँ पे, वो मौजूद है वहाँ पे, लेकिन फार नहीं है। अब अगर वो वहाँ पे बन जाता है तो बहुत सारी मुसाफिर लोगों की जो है वो आसान हो जाएगी, जिनको इधर मुल्तान आना पड़ता है, मुल्तान से फिर आगे फ़्लाइट्स लैंड, ये वो सारी चीज़ें ना, टाइम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की गई थी। एयरपोर्ट ओके। तो वो वहाँ पे अगर वो फाल हो जाता है तो एक तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है और संगे बुनियाद भी रखा है कि हम इसको जल्द फाल करने जा रहे हैं। वो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि वो डीजे खान के जो लोग थे उन्होंने उम्मीद लगा रही थी कि अब PM साहब आए हैं तो अब ओब्वियसली एक बड़ा तोहफा होगा उनके लिए। दूसरा था, उन्होंने ऐलान किया था कि कैंसर का हॉस्पिटल वहाँ पे बनाया जाएगा। ये 2025 के सारे ऐलानात हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। इसलिए भी जो वहाँ की आवाम थी वो काफ़ी खुश हुई, क्योंकि आपको पता है ये वो चीज़ें हैं जो हार्ट बीट्स के तौर पे वहाँ पे ली जाती हैं, ये उनके मसले हैं। अब वहाँ पे कैंसर के लिए भी लोगों को मुल्तान, लाहौर वगैरह जाना पड़ता है अपने इलाज वगैरह के लिए ना, तो ये एक मसला है। ये अभी तक पाए तकमील तक, बल्कि अभी शुरू भी नहीं हुआ ना। ठीक है। फिर वहाँ पे सीवरेज का 100 साल पुराना मसला मैं यही पूछना चाह रहा था कि बेसिक नेसेसिटीज़ के जो मसले हैं, जैसे मुल्तान का एक सीवरेज का बहुत बड़ा मसला। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ ही आ रहा था।
अब जिस तरीके से ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो भी एक बड़ा एक हिसाब से प्रोजेक्ट है। पहले इसको जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने कहा था हम 12 अरब रुपए देंगे और फिर आपका जो 100 साल दरीना मसला है डीजी खान के अवाम को वो हम हल करेंगे, लेकिन वो कुछ इशूज़ क्योंकि अपने हैं वो नहीं हो सका। अभी उसके ऊपर जो हुकूमत है या जो इंतजामिया है वो अपनी तय कोशिश कर रही है, काफ़ी हद तक वो चीज़ें बेहतर हुई हैं सीवरेज की, लेकिन अभी भी उसके ऊपर बहुत सारा काम होने वाला है। वासा वहाँ पे फाल हो चुका है, 2025 के अंदर वासा वहाँ पे फाल हो गया, इससे पहले नहीं था। हाँ, आप कंप्लीट कर लें इसे। वासा के रिलेटेड ही मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैं जी, जवाद करीम साहब हैं और ये पहले सिविल इंजीनियर हैं जो इन्होंने PhD की हुई है। अब वो वहाँ पर आए हैं जो वासा के मामलात को देख रहे हैं, डिवीजन ऑफिसर हैं वो। तो अब कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर ये सीवरेज का ही मसला हल हो जाता है ना डीजी खान में, तो डीजी खान की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाएगी, क्योंकि वो लोग मुस्तकिल नस्ल दर नस्ल इस सीवरेज के मसले को देखते हुए बड़े हुए हैं, बूढ़े हो गए, अब अगली उनकी नस्लें देख रहे हैं। इनका पाकिस्तान बनने से पहले का ये मसला है और अब तक ये मसला जारी है। आप अच्छी सोसाइटी भी बना लेंगे, आपको सीवरेज के मसले का सामना करना पड़ेगा। तो मेन लाइनों का मसला है, मेन गटर मेन पूरा सिस्टम इंटायरली जो है वो चेंज होने वाला है। ओके, सारी चीज़ें लाइंस नहीं डलेंगी, पूरा सिस्टम मैकेनिज्म जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था उसने तो प्रॉपर एक मैप बना लिया था ना, उसके अंदर सरगोदा भी शामिल था, दोनों का एक प्रोजेक्ट उन्होंने शेप किया था, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा कि अगर उनको ही इतना पे करना है तो क्यों ना अपने तय कोशिश करके ये सारी चीज़ें बेहतर कर ली जाएँ, लेकिन इसके ऊपर अब वर्क हो रहा है, काफ़ी हद तक कोशिश की भी जा रही है। पहले हम देखते थे डीजी खान में बारिश आती थी तो हॉस्पिटल पानी पानी हो जाते थे, वो चीज़ें अभी भी हैं लेकिन अब कम हो रही हैं। मेन शाहराहें पानी में डूब जाती थी, लेकिन अब जो अच्छी एक डेवलपमेंट हुई है कि अब वहाँ की जो इंतज़ामिया है स्पेशली वासा के आने के बाद वो थोड़ी सी इतनी ज़रूर हो गई है कि अगर बारिश हुई है, पानी जमा हुआ है, 6 से 7 घंटे में पानी निकल जाता है। गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, 7-8 दिन तक पानी निकलता नहीं था। अब ये है कि 6-7 घंटे बाद जो ज़्यादातर एरियाज़ हैं वहाँ से पानी निकाल लिया जाता है, आप आमदोरफ्त के काबिल हो जाते हैं, बाज़ार जाने के काबिल हो जाते हैं और आपकी जो सरगर्मियाँ हैं रोज़ की वो तातुल का शिकार नहीं होती। तो ये अब अच्छी चीज़ हो रही है। जो बस स्टैंड है ये भी एक वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम समझी जाती है, क्योंकि 5 लाख आबादी का शहर है, छोटा सा शहर, आपने कहीं भी निकालो 10 मिनट में या वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन उस 10 मिनट भी अगर आपको इसी ट्रैफिक में फंसने की दुश्वारी का सामना करना पड़े तो ये मसला है। अब वो जो बस स्टैंड है वो उन्होंने बाहर शिफ्ट कर दिया है और बड़ी जदोजहद का डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद इस टाइम वहाँ पे मौजूद है, उन्हीं की काविशों से अब एक साइड पे उसको बस स्टैंड को बना दिया है। ट्रैफिक का मसला जो इनसाइड दी सिटी था वो काफ़ी हद तक अब हल होता नज़र आ रहा है। अभी मज़ीद क्योंकि अभी काम जारी है, प्रोग्रेस है, सारी चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं। लेकिन अगर आप मुझसे इन नटशल पूछें कि कोई ऐसी चीज़ जो डीजी खान के अंदर पाया तकमील को पहुँच गई है, कोई ऐसा मनसूबा ऐसा एक भी नहीं है। हाँ, बस वो वादे शावे जो किए थे वो ठीक है, कुछ कुछ कहीं पे काम शुरू हुआ है हो रहा है। गाज़ी यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पूछें, क्योंकि वो वहाँ पे थी नहीं, ज़्यादातर बलोच के जो लोग हैं, क्योंकि ये बैनुल सूबाई जो है ये खित्ता है और सेंटर है पाकिस्तान का, तो ज़्यादातर जो बलूचिस्तान है वहाँ से आपको पता है वो 4 सूबों की सरहदें मिलती हैं, वो वहाँ पे आके पढ़ता उनको बड़ी दूर जाना पड़ता था। ठीक है, अब ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे जो रेगुलर एक वाइस चांसलर साहब हैं अशफाक अहमद चट्टा साहब, वो उनको मिल गए हैं। अब उन्होंने एक ही साल के अंदर 3 तो कॉन्वोकेशंस करवा दी हैं, डिग्रीज वगैरह अलुमनाई वगैरह बुला के, और ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो एजुकेशन है उस हवाले से चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं। चलें, अच्छा जैसे अब आपने ये रिपोर्ट किया, मैं अब आपका तजज़िया जानना चाहूँगा कि अगर हम हालात को भी देखें 2025 में, जैसे मुल्तान की अगर हम बात करें तो वासा के लिए 26 अरब रुपए का कोई फंड आया सेंट्रली और इस पर हम देख रहे हैं कि काम शुरू किया गया। जैसे आप बता रहे हैं कि पूरा सिस्टम ओवरऑल करने की ज़रूरत है, तो मुल्तान में भी यहाँ पर 65% ऑफ द लाइन्स ख़राब हैं, गैर फ़ाल हैं, उसको बेहतर किया जा रहा है, हम देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड हमें नज़र आ रहा है, हम प्रोग्राम्स भी करने जाते हैं। हम डीजी खान के हवाले से अगर बात करें तो आर वी ऑन द राइट ट्रैक, कदम सही उठा रहे हैं? 100% तो नहीं, 100% वो था जो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रॉपर एक मैप लेके आया था जिस तरीके, और वो तकरीबन क्योंकि वो जो काम करते हैं ना वो फिर ये नहीं है कि 10 साल बाद ख़राब हो जाएगा, 5 साल बाद ख़राब हो जाएगा या 20 साल बाद, वो लेके आते हैं एटलीस्ट 50 ईयर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपको जो प्रोग्राम देंगे ये लाइफ टाइम है, जो हमारे ज़राए ने हमें बताई थी। इसमें जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी शामिल है, जो इंतजामिया के आला अहदेदारान है वो भी शामिल है, दोनों से ही हमने अपने सोर्स इन्फॉर्मेशन ली थी और प्रॉपर मेरे पास मैप भी है, अभी भी तस्वीरों में मौजूद होगा इसके ऊपर। इवन के तो मैंने एक पार्लियामेंटेरियन का इंटरव्यू भी किया हुआ है, हनीफ खान कताफ़ी का, वो भी चीज़ को बड़े मॉनिटर कर रहे थे। वो एक लॉन्ग टर्म बेस पॉलिसी थी, मनसूबा था। लेकिन अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, इसमें जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है वो ये होती है कि हमें ये नहीं पता ये अगर इन्होंने फॉर द टाइम बिंग ठीक कर लिया है मनसूबा, सीवरेज का मसला हल हो गया, ये अगले 2-4 सही चलेगा, 3 साल 4 साल 5 साल, तो ये अभी तक बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें नहीं पता, तो आवाम को कैसे पता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, शाह सिकंदर रोड एक बनाया, वहाँ पर उसके बड़े मसाइल थे, आवाम बड़ी तंग थी, दमा के मरीज लोग मान रहे थे, वो कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी डिप्टी कमिश्नर और कुछ पार्लियामेंटेरियन के ऑप्शन से उसके ऊपर उन्होंने इनिशिएटिव लिया। अब जो हमारे ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि भाई ये रोड बन तो गया है लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं,
देखिए एक तरफ अच्छा काम होता है, लेकिन साथ ही उसका जो अगला पहलू होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव बता के ना डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है। ठीक। अब ये तो बेसिकली वही सही बता सकते हैं कि जिन्होंने ये रोड बनाया है। मैंने कोशिश की भी थी पूछने की, तो उन्होंने कहा था यार अभी इसके हवाले से फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये रोड ठीक है, लंबी अर्से तक चलेगा। ठीक है। अच्छा, डीजी खान की ना इंपॉर्टेंस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रा बताइएगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, और सयाहती हवाले से भी ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को, ताकि उनको पता चले कि डीजी खान शहर है क्या। इसमें आपके 3-4 क्वेश्चंस आ गए, तीनों क्वेश्चंस और मेरे आंसर सुनने के बाद आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। नंबर 1, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह है वहाँ पे हर वक्त थोड़ा सा ना एक सिक्योरिटी के रिलेटेड सेंसिटिव चीज़ें, सिक्योरिटी अलर्ट समझ ले वो रहता है। उसकी वजह यह वहाँ पे एटॉमिक प्लांट हमारा वहाँ पे, उसकी वजह से एक तो फॉरेनर्स वहाँ पे अलाउ ही नहीं है, फॉरेनर्स आ ही नहीं सकते। और आपको पता है कि किसी भी खित्ते के लिए अगर आपने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट किसी को अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है आप नए चेहरे वहाँ पर लेकर आएँ, नई डेवलपमेंट लेकर आएँ, नई इंडस्ट्री लेकर आएँ, लोगों को रोज़गार मिले, अट्रैक्शन पैदा हो, और फिर जाके ये जो चीज़ें हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। अब जब फॉरेनर्स ही नहीं वहाँ पर आएंगे तो फिर वो अट्रैक्शन कैसे पैदा होगी, नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वीसी साहब ने चाइनीज़ स्कॉलर्स को बड़ी हुकूमत से मिन्नत समाजत करके या यूँ कह लें रिक्वेस्ट वगैरह करके 1-2 को बुलवाया। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नहीं हैं, जबकि वो मिलनी चाहिए। उसकी वजह ये जो मैंने आपको बता दी है, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। दूसरा, सिक्योरिटी एतबार से हमेशा ही थोड़ा सा मसाइल का शिकार रहता है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान का सेंटर है, इट्स सेंटर ऑफ पाकिस्तान। आप मैप के ऊपर भी जब खोल के देखेंगे ना, एग्जैक्टली आपको सेंटर में ये नजर आएगा। इवन के इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले कैपिटल यही बनना था, अब इसको मिनी कैपिटल कहा जा सकता है कि कल को अगर दोबारा कैपिटल बना तो यही डरा गाजी खान ही बनेगा, क्योंकि केपी, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब चारों सरहदें इसको मिलती हैं। इवन के वो मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी जो विद इन 24 और 4 मिलियन लोगों ने देख लिया था कि CSS का एक अहम क्वेश्चन लीक हो गया। वो क्या था कि पाकिस्तान चौक कहाँ पर, हम आपको बताते हैं। ठीक है, वो हमने पंचलाइन दी तो वो बड़ा वायरल हो गया। तो उसमें ये था कि आप वो जब पाकिस्तान चौक पहुंचती है ना, आप जहां मर्जी निकल सकते हैं। फिर इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि बुवाटा चेक पोस्ट बलूचिस्तान के, और बलूचिस्तान का आपको पता है हमारे हालात क्या रहते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर को बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है कि 5 बजे के बाद ट्रैफिक जो पैसेंजर्स वगैरह हैं वो बलूचिस्तान नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो साथ बस के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, कैमरा अंदर लगा होगा जो मॉनिटर कर रहा होगा। अगर किसी के पास ये चीज़ें नहीं होंगी, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेगा, फिर उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमने अपनी आम पब्लिक का भी ध्यान रखना है, जिसके लिए इंतजामिया फिर इस तरह के इकदाम उठा रही है। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा वो ये है, कहीं ना कहीं इंतजामिया प्लस जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो ये कोशिश ज़रूर करते दिखाई देते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर उनका इतना कंट्रोल ना हो तो शायद हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएं। आपको पता है तोनसा में अक्सर आप खबर सुनते होंगे, वहाँ पे लखानी चेक पोस्ट वगैरह ये वो, वहाँ पे दहशतगर्दों के 20 से 25 ख्वारिजी दहशतगर्द जो हैं आए रोज़ वहाँ पे हमले करते हैं और पुलिस उनको काउंटर कर रही है। उसकी दूसरी साइड है कि अगर पुलिस उनको काउंटर ना करे, उनका सामना ना करे, तो फिर ज़ाहिर सी बात हालात ख़राब हो जाएंगे। नाज़रीन, अब डीजी खान के हवाले से गुफ्तगू करें, मज़ीद भी सवाल से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डीजी खान के हालात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से। मुनीसा भट्ट साहिबा से उसी हवाले से बात कर लेते हैं कि हमारी जो माशरा है उसको पेट्रियार्कल माशरा कहा जाता है और जेंडर इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। तो किस तरह जेंडर इक्वालिटी क्रिएट की जा सकती है? अब मैं इनके एक्सपीरियंस से भी जानना चाहूँगा कि ये अपने एक्सपीरियंस से क्या देख रही हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, हम जैसे 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं। अब मैम, अब ज़रा बताइएगा कि पहले तो अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि हालात बेहतर हो रहे हैं या हालात ख़राब हो रहे हैं? देखिए, इस वक्त जनरली अगर मैं देखूं तो हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। सेट्स इतने फिक्स हो चुके हैं और वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। मतलब सिंपली अगर आप कहें कि रिलेशनशिप की वैल्यू समझी ही नहीं जा रही ना, उस पर ज़्यादा, जैसे आपने शुरू में बात की AI का दौर है, तो वो प्रेफर करते हैं। मतलब ये बाकायदा मैं एक रियल एग्जांपल दे रही हूँ आपको। एक सीनियर ऑफिसर वो कह रहे हैं कि जी, बीवी से बात करने से ज़्यादा बेहतर है आप AI से चैट कर लें, आपको सुकून मिलता है। सो जब ये माइंडसेट होगा तो आपके रिलेशनशिप भी नहीं होंगे। फिर वो एक नाम का रिलेशनशिप रह लेगा कि खातून को घर में लाया गया है, उसने बच्चे पैदा करने हैं, उसने घर के काम करने हैं, और बाकी उसके साथ कम्युनिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है, और रिलेशनशिप मैटर डजंट मैटर। सो जब माइंडसेट चेंज करेंगे तब हम इन चीज़ों को वो कर सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो no doubt in it कि ये है, it is a patriarchal society। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम राइट्स की बात करते हैं, अब देखें एक पूरा लॉ बन गया
अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक में के राइट्स क्लेम करना या रिकंसाइल करना। मैंने आपको कहा सर फटा हुआ है, खून बह रहा है, वो खातून कहती है मैडम इससे कहें मुझे घर ले मार ले लेकिन मुझे घर से ना निकाले। ठीक है, आप सोचें कि वो मेल डोमिनेंस कितनी ज्यादा है कि वो उसकी ज़्यादादारी है कि उसने घर में रखना है या उसने नहीं रखना है, हालांकि वो उसका राइट है, वो रिलेशनशिप में है, लीगल रिलेशनशिप में है। सो बेसिकली दिस इज द लॉ एंड द प्रोटेक्शन और एंड द राइट्स आर नॉट द थ्रेट। वो थ्रेट नहीं है, बिल्कुल आपकी सेफ्टी उसके राइट्स हैं, आपकी सेफ्टी है, उसकी प्रोटेक्शन है। ठीक है, आप वो चीज़ें खुद से करें तो उसको बाहर जाके मांगनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, जिसको हम निजी मामला कहते हैं, अगर आप घर में सॉल्व कर लेते हैं। इवन मैं ये कहती हूँ कि देखें ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आप बताते हैं कि जब आपके पास किसी की बेटी आती है या आप अपनी बेटी के लिए वो चीज़ें दूसरों से क्लेम करते हैं, तो फिर आप दूसरी की बेटी के लिए दूसरों की बेटी के लिए भी वही चीज़ें इक्वालिटी पे रखें। बिल्कुल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटी समझ के ना, समझना नहीं है वो, मैं उस माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि जो है वो वही रहेगा। बट रिलेशनशिप्स को अगर हम अंडरस्टैंडिंग कर लें और वो माइंडसेट चेंज करें कि ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है या ये चेंजेबल नहीं है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। मैंने तो अभी पिछले दिनों कहा था, कल मेरी पर्सनल डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा जी अगर फिर वही बात है, हम फिक्स नहीं कर सकते ना, हक महर में घर लिखवाया हुआ है, लिखवाते हुए वो कहते हैं कि जी ये तो लालची हैं, ठीक है, घर इसी का तो है, पर नहीं है ना। आपको जब घर से बाहर निकाल देते तो आपके घर से तो आपको कोई बाहर नहीं निकालता। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा अगर हम फिक्स कर दें ना कि आप खातून की सेफ्टी देखें, सबसे पहले तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है कि आप अपने आप को खुद एम्पावर करें। बिल्कुल, कि आपको खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी में किसी ऐसी स्टेज पे जाना पड़ता है तो आप किसी के ऊपर भी बर्डन ना बने। बिल्कुल, वापस जाके मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं कि खातून के वालिद साहब कहते हैं बाजी अल्लाह का वास्ता है इसकी डिवोर्स करा दें, वो नशई है, 1 रुपया नहीं देता, इसके 4 बच्चे भी मैं पालता हूँ, इसके बच्चे तो उसको दे दें, मैं अपनी बेटी पाल लूंगा दोबारा। सो वो माइंडसेट कि वो बाप पे बर्डन बनने की बजाय वो अपना बर्डन खुद उठाए। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जो उसका राइट, आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया है ना, ठीक है, आप उसको दे दें, आगे जाके भी तो आपके कंट्रोल में कहीं ना कहीं रहना है ना, हमारे म्यूचुअल है ना। अभी भी यही सोच है ना कि वो बेटी बेहाई जा रही होती है तो बेटा वहां से अब आपका जनाजा ही आना चाहिए, तो वो ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है, जुल्म है। ठीक है, मतलब क्या ऐसी वजह है। मैं फिर वही वाली बात कहूंगी कि देखें, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप इतने इस काबिल हैं, आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आप जाके किसी पे बर्डन नहीं बनेंगे, तो शायद ये माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, वो इस खौफ से भी ना, एक स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। देखें, लोग आपको सपोर्ट कर दें, लोग आपके हकूक पूरे कर दें, बंदा नहीं कर रहा तो फिर आप सोचें लोगों, फिर आप लोगों को लिए सोचें। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको इंपॉर्टेंस दें, उनको वैल्यू करें। अच्छा, मुझे आज तक वो लोग नजर नहीं आए जो कुछ कहते हैं, कौन से हैं जो कुछ कहते हैं, वो मिसाल है ना कौन से कि वो जो हम गधे पे जा रहा होता है, लोगों ने कभी खुश नहीं होना, बेशक बाप बैठा होगा, बेशक दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, या नहीं होना। देखिए, एक स्टेज पे जब आप सफर कर रहे हैं ना, आपको घर की मेंटेनेंस के लिए मैंने एक खातून से पूछा कि भाई, दोनों बैठे हुए थे, मैंने पूछा भाई आप इसको कितना खर्चा देते हो। हालांकि निकाह नामे पे उसने लिखा हुआ था मैं 5,000 रुपये महीना इसको जेब खर्च दूंगा, ठीक है, मैं डजंट मैटर। वो कहते हैं जी सब कुछ इसी का है, कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा कितना खर्च देते हो, कहता मैं सब कुछ इसी को देता हूँ। मैंने कहा इसको कितना देते हो? उसने ना जेब में हाथ डाला, अपना वॉलेट निकाला, एक पर्ची मेरे सामने रख दी। मैंने कहा ये क्या है? कहता ये पिछले हफ्ते 2,000 रुपया दिया था। मैंने उठाया, बच्चे का दूध, घर का दही, सब्जी, पानी, फलानी चीज। मैंने कहा इसमें इसका क्या है? मैंने कहा अच्छा 2,000 एक हफ्ता पहले दिए, उसका भी हिसाब लिया हुआ है। कहता क्यों, अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना। अब जब ये माइंडसेट होगा, ठीक है, मतलब आपकी वो कंपेनियन है, सारी जिंदगी उसने आपका साथ देना है। फिर वही पहले बात है ना कि आपका इस्लाम भी, मजहब भी वहां पे एप्लीकेबल होता है। जो आपके राइट्स हैं, जो आपके फराइज हैं, उस पे वो एप्लीकेबल नहीं है। एंड हमारा दीन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिस पे रखी गई है वो फैमिली रिलेशंस पे रखी गई है। मैं आपको हकूकुल इबाद पहले हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट का डिसीजन दूंगी जिसमें मौलवियों ने और मौलवी हजरात ने और रिलीजियस स्कॉलर्स ने ये ऑब्जेक्शन की थी कि ये कानून लोगों के घर तोड़ने के लिए बनाया गया। उसमें कुरान और सुन्ना के रेफरेंसेस दे के चीफ जस्टिस ने, ट्रिपल बेंच था, और उन्होंने डिसीजन दिया हुआ है। वो जजमेंट है कि ये
हकूक इस्लाम ने, मजहब ने खवातीन को दिए हैं कि आपने उनको प्रोटेक्शन देनी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको वो सपोर्ट दे रहा है। बिल्कुल, बेसिक राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको इसके लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट होंगे। दूसरा हमारा ऐन दीन है, जैसे आप बता रही हैं कि अब तो कोर्ट ने कह दिया कि हमारे लेकिन वही वाली बात है ना कि हाँ। दीन तो आपको ये भी कह रहा है कि वो अगर आपके घर का काम करेगी तो आपसे मुआवजा मांग सकती है। बिल्कुल, कौन देता है? मांगेगी तो कहेंगे दे तो गालिबन दूध पिलाने के भी मांगे जा सकते हैं। बिल्कुल यही मैं नहीं बोली थी, क्योंकि वो उस पर भी मुझे एक जवाब आया था कि क्यों उसका बच्चा नहीं। भाई तो फिर अगर कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ना जो लिख दिया गया है, बता दिया गया है, तो उसको फॉलो नहीं करना हमने। तो सिंपल जहां आप राइट्स दे रहे हैं, देखें मैं हमेशा हकूक और फ़राइज़ दोनों की बात कर रही होती हूँ। बिल्कुल, कि आप अगर किसी से को फ़राइज़ के लिए ला रहे हैं ना, तो उसके कुछ हकूक भी साथ होंगे, आप हकूक पूरे करें, ठीक है। अब हकूक में अगर वो कह रहा है कि जी मैं इसको महीने का इतना खर्चा देता हूँ घर चलाने के लिए, बच्चे भी पाले, मैंने आने जाने पे भी कभी पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन आप सीधे मुंह से बात ही नहीं कर रहे, तो आप किसको लाए हुए हैं? बिल्कुल। इकबाल साहब, आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से जानना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी सोसाइटी को अगर हम देखें तो आप अपने मुशाहिदे से ज़रा बताइएगा, क्योंकि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि रिपोर्टर हजरात तो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं। अभी हम क्या हालात बेहतर हो रहे हैं? जैसे मैम ने बताया कि हम तो आए दिन इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन हरासमेंट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बच्चों के खिलाफ जो हम तशद्दुद के वाक़यात देखते हैं। मैं इस बात के पिछले हिस्से से शुरू करूँगा। वो जब भी आप कभी CSS के एग्ज़ाम दें ना, और जेंडर स्टडी अगर आप सब्जेक्ट रखें, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन कंपलसरी ये पूछते हैं कि जो ये फेमिनिस्ट हैं और जो फेमिनिज्म है, इसके बारे में आपका इजहार ख्याल, तौर मरोड़ के वो आपका ना इसके ऊपर राय मांगते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू मांगते हैं। अच्छा, मैंने जब इसका क्वेश्चन एक स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपना आंसर यहीं से स्टार्ट किया था, इस्लाम इज़ द मोस्ट फेमिनिस्ट रिलीजन। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जितनी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और इख्तियारात या फिर जो हकूक़ हैं वो इस्लाम ने दिए हैं किसी खातून को, वो किसी और मजहब ने नहीं दिए। बिल्कुल, ये तो वो दीन है जिसने उस औरत को जिसको जिंदा दरगोर किया जाता था उसके आके हकूक दिए। एग्जैक्टली। तो हमारा मसला यहीं पे आ रहा है कि हमारे पास ना शऊर है, ना तालीम है, ना अक्ल है, ना हम सोचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको इसके एग्जांपल इस तरीके से कोट करके दूंगा कि हम कितने जाहिल हैं, बीइंग अ मेजॉरिटी ऑफ द जो मैं पीपल नेशन की बात कर रहा हूँ। इचरा के अंदर वो जो खातून थी, अरबिक लिबास पहन के चली गई, फिर वहाँ पे शहर बानो जो ASP थी वो वहाँ पे पहुँची, उसको उन्होंने रेस्क्यू किया और उसके बाद उसकी जान बची। मसला क्या था वहाँ पे, जो टेक्निकल पॉइंट एक समझने वाला है। सब ने कहा कि ये जी देखें, ये तो कुरान पाक की आयात की या अरबी की हुर्मत के ऊपर ये जो क्या है वो बदतमीज़ी मतलब हो रही है, ये ठीक नहीं है। मसला क्या था, वो एक अरबी का लफ्ज़ लिखा हुआ था, गुस्ताखी कर रहे हैं मतलब, लफ्ज़ लिखा हुआ था हलवा। अब हलवा एक अरबी का लफ्ज़ है, वो लिखा ऐसे हुआ था कि उनको पता नहीं चला ये लिखा क्या हुआ है। वो एक डिज़ाइन था, फैशन था, लेकिन उसको जो एक पवित्र बना के और पाक बना के गुस्ताखी के ज़माने में ले गए, पब्लिक इकट्ठी हो गई। अब इसका मसला क्या था, जहालत थी। इतना भी उनको नहीं पता था कि एक लफ्ज़ पढ़ ही लें, ये ज़रूरी तो नहीं कि अरबी से मिलता जुलता लफ्ज़ अगर आप लेंगे तो आप हर किसी की जान लेने पर चले जाएंगे। इवन के इस्लाम के अंदर ये भी नहीं है कि अगर आपने कहीं गुस्ताखी देख ली तो आप जान लेने पे चले जाएं। बाकी मैं आपके अगले पार्ट की तरफ आता हूँ। इस वक्त मैं हैरान होता हूँ कि जैसे जैसे ये जिद्दत आ रही है, इंसान का बाशऊर होने के बजाय वो मज़ीद जाहिल क्यों बनता जा रहा है। हमें तो मज़ीद बाशऊर होना चाहिए ना, चीज़ों को मज़ीद समझना चाहिए। ना सिर्फ डीजे खान में पाकिस्तान के बाकी खितों की तरह उधर भी यही हालात चल रहे हैं। इतनी वो डेली बेसिस पे हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, इवन के इंतहाई अननेचुरल किस्म की जो हरासमेंट है। एक तो होना कोई लॉजिकल भी हो, अब वो ऐसी अननेचुरल किस्म की हरासमेंट है, प्रैक्टिकली ऐसी है कि मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता, ये मतलब ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं बता सकते। उसमें जो हमारा अपना ज़मीर है ना, वही हमें मलामत कर जाता है। ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, वो एक प्रोग्राम करते हैं मुजरिम कौन। अब जब वो हमसे स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं, वो दिल दहला देते हैं उस तरह के वाक़यात। वो कहते हैं कि मुझे बताएं कि मैं इसको ऑन एयर किस तरह करूँ, ऑन एयर इवन के बताएं भी सोच कैसे सकता है एक शख्स। मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगा मैम से कि वो एक इंसान इस नहज तक किस तरह आ जाता है। मैं भी मैडम से वही पूछना चाहता हूँ। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि वो जो मैंने पढ़ी थी कि पाकिस्तान के अंदर ना अब हर तीसरा बंदा नफ्सियाती मरीज़ है। आपने कहा था आपके नज़दीक तो हर बंदे नफ्सियाती मरीज है, नफ्सियाती मसले का शिकार है, नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब है। ये काइंडली आप हमें गाइड करेंगे कि ये चीज़ें खत्म होने के बजाय ज़्यादा क्यों होती जा रही हैं। दूसरा, हम वो इंट्रोवर्ट को हम बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी करें कि मैं तो अपने तक रहता हूँ, मुझे तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम तो अब वक्त किसी के साथ स्पेंड करना ही पसंद नहीं करते। इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन हो रही है, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम मुनीज़ा साहिबा से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल किया कि साइकोलॉजिकली क्या चल रहा होता है एक जहन में, किस तरह के ऐसे वाक़यात हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से एक शख्स जेंडर वायलेंस की तरफ चला जाता है, फिर हम बच्चों पे भी तशद्दुद के वाक़यात हम देखते हैं, तो और इसको फिर ख़त्म किस तरह किया जाता है, हमारे माशरे क्या क्या रोल है, इसमें जो क्वालिफाइड स्टाफ है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या रोल है, इसके हवाले से समझ लेते हैं। मैम ज़रा बताइएगा कि साइकोलॉजिकली एक शख्स के जहन में क्या चल रहा होता है जब वो इस तरह के वायलेंस की तरफ आ जाता है। देखें, वायलेंस कोई एक दिन में नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मैंने माइंडसेट की बात की है, अब माइंडसेट भी टाइम के साथ बनता है, ठीक है। तीसरी चीज़ जहन में रख लें कि जो साइकोलॉजिकली हम चीज़ें देख रहे हैं ना किसी भी इंसान के अंदर, उसमें थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर। इसके अंदर मैम एक चीज़ सूडो मैस्कुलिनिटी के बारे में भी जो आजकल बड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसके बारे में भी ज़रा ऐड कीजिएगा। तीन चीज़ें मैटर कर रही है ना, आपकी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर आपके एक्शंस हैं। एक बच्चा है जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस देख रहा है, मार पिटाई देख रहा है, बदतमीजी से बात करना देख रहा है, गाली देना देख रहा है, तो आप क्या एज्यूम करते हैं कि वो बड़ा होके क्या करेगा, कैसा बिहेवियर ऑप्ट करेगा, जिसको वो ये नॉर्मल लगेगा कि माँ से या औरत से ऐसे बात करनी है, ठीक है। उसने बहन से कैसे बात करनी है, अगर आप उसको टोक नहीं रहे और वो इजारादारी घर में दिखा रहा है बहन के ऊपर, तो वो बीवी के साथ उससे ज्यादा इजारादारी दिखाएगा, ठीक है, उसके पास तो लाइसेंस है उसका, ठीक है। इसी तरह से आप वो चीज़ें पाइल अप होते होते कि आपकी ट्रेनिंग, तरबियत, मैंने जैसे पहले कहा था कि घर में पेरेंट्स है ना, बाहर तो लोग बर्दाश्त नहीं करते, पेरेंट्स होने देते हैं कि ठीक है बाहर निकलेगा खुद ही सीधा हो जाएगा या सीख जाएगा, बिल्कुल नहीं सीखता। जो जिस पैटर्न पे निकलता है वो उस पैटर्न पे चीजें सीखता है, उल्टा मुआशरे के बिगाड़ का सबब बनता है। वही रीजन है ना, ठीक है। अब नफ्सियाती तौर पे चीजें हम आप देख लें कि ये जो हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या किसी भी फॉर्म ऑफ वायलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मर्द गुस्सा निकाल रहा है एक औरत के ऊपर, ठीक है, गुस्से वाली बात नहीं, रोटी टेढ़ी बन गई, भाई आपकी रोटी सीधी तो पेट के अंदर नहीं जानी, सवाल है ना। बिल्कुल। अगर उस पे आप एक खातून का सर फाड़ सकते हैं, गुस्सा आपको किसी और चीज पे है, दफ्तर में मसला हुआ है, आप सर बॉस का क्यों नहीं फाड़ सकते? क्योंकि पता है वहां से रिटेलिएशन मिलेगी, क्योंकि वहां से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस और फेस करने। बिल्कुल। तो इस पे निकालना आसान है, ठीक है मैम। अब हम ना बिल्कुल प्रोग्राम के लास्ट में जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक जिस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। मैं चाहूँगा कि आपसे कांटेक्ट किस तरह किया जा सकता है, और अपना अगर कोई हेल्पलाइन है तो वो भी बता दीजिएगा, और आजकल तो वैसे वेबसाइट्स का दौर है, उसके ऊपर भी आप डिजिटलाइजेशन पे कोई काम कर रहे हैं तो वो भी बताइए। डिजिटलाइजेशन में हम सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, हम फेसबुक पे मौजूद हैं, वालिद अगेंस्ट वुमेन सेंटर। इसी तरह से मैं बताना चाहूँगी, जैसे भी मैं सर को बता रही थी, कि हमारे प्रोटेक्शन सेंटर्स अक्रॉस पंजाब इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन पूरा डिस्ट्रिक्ट है। सो हर लेवल पे बात ये हो रही थी कि कोई खुद से कांटेक्ट क्यों नहीं करता। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मीडिया से कि अब मैंने बता दिया है तो आप खुद ढूंढें उनको और उनको पोर्ट्रे करें, और लोगों को बताएं ताकि पॉसिबिलिटी शेयर भी हो जाए और लोग वहां तक पहुंचें, ताकि सर्विसेज अगर नहीं मिलती तो मुझे बताएं। आई एम द फोकल पर्सन ऑफ द वुमेन प्रोटेक्शन सिस्टम इन पंजाब। उसके साथ साथ 1737 हेल्पलाइन है, जिसपे आप, मैंने इनिशियल आपको बता दिया, सर्विसेज आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जब आपकी क्लैरिटी हो जाए और आपको पता लगे कि आप केस रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्शन सेंटर तक पहुंच जाएं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वी आर सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड डिपार्टमेंट, हमने एक दूसरे की सपोर्ट के साथ चलना है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ चलना है। जितने थाने हैं, आई बिलीव एंड आई रिक्वेस्ट कि उनके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उन प्रोटेक्शन सेंटर्स पे ट्रांसफर कर दें, ठीक है, जिनको डील ही वो अंडर लॉ कर रहे हैं, ताकि उसमें जहां आपकी कनेक्टिविटी या रेमेडी रिक्वायर्ड है वो आपसे ले लें, बाकी वो अपनी सर्विसेज उस खातून तक पहुंचा दें, ठीक। तो आपका भी बर्डन कम हो जाएगा और हमारे प्रोटेक्शन सेंटर्स भी ज्यादा फाल हो जाएंगे, जिस चीज पे फोकस्ड हैं, जिसके लिए बनाए गए हैं, वो तमाम केसेस वहां तक अप्रोच कर लेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई ऐसा आपको लगता है कि मैंने केस रजिस्टर करना है और मुझे जाना चाहिए अपने हकूक़ के लिए और मुझे स्टेट की हेल्प लेनी चाहिए, तो सेंटर्स हमारे पास मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इकबाल साहब, बिल्कुल प्रोग्राम के हम लास्ट में मौजूद हैं, 2 से 4 मिनट रह गए होंगे। डीजी खान के मसाइल के ऊपर हम बात कर रहे थे, अब हमने हल की तरफ जाना है। जैसे मैम ने अपना एक मशवरा दिया, तज्जिया मैं चाहूँगा अब आपका दीजिएगा कि बुनियादी जो, जैसे वासा के ऊपर आपने बड़े इन डिटेल बताया, इसके अलावा जो मसाइल हैं आपको क्या लगता है कि उसको किस तरह हल किया जा सकता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आपका कोई मशवरा हो तो वो प्लीज़ दीजिएगा।
जी बिल्कुल, इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप जो मनसूबे बना रहे हैं वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ओके। हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, ये हम सब ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बना के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं। सिर्फ इस तक कि हुकूमत 5 साल की है तो तब तक हम ज़रा दिखा दो, उसके बाद फिर देखी जाएगी। काम पहले भी होते हैं, काम अब भी हो रहे हैं। इसमें जो सबसे अहम तजवीज़ है या जो मेरा तजिया है, आपका कोई भी मनसूबा तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो लॉन्ग लास्टिंग बेस पे ना बनाया जाए। ठीक। तो जो भी आपने काम करना है वो आप 100% नहीं तो 60% भी सही कर दें, वो कामयाब हो जाएगा। दूसरी चीज़ मेरी तजवीज़ यही है कि वहाँ पे अगर हमें इन चीज़ों का पता है तो ऑब्वियसली इंतज़ामिया को भी पता है, ब्यूरोक्रेसी जितनी वहाँ पे मौजूद है, हुकूमतों को रोज़ाना CM की, डिप्टी कमिश्नर, तमाम डिप्टी कमिश्नर के साथ रोज़ाना की बेस पे मीटिंग्स हो रही थी। यहाँ तक कि CM साहब ये भी पूछ रहे होते हैं कि मुझे बताएं आपके ज़िले में आज कितने कुत्तों ने कितने बच्चों को काटा है। अच्छा। डेली की रिपोर्ट्स। और आपको पता है जब एक कुत्ता एक बच्चे को काटता है तो उनको जो KPIs होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स 30 पॉइंट्स नीचे आ जाते हैं एक कुत्ते काटने से। और सबसे बड़ा ये मसला होता है किसी भी डिप्टी कमिश्नर के लिए जब उसकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है। और हमारा डीजी खान किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए सबसे बड़ा मसला है। एग्जैक्टली। तो जब हुकूमत को इस हद तक पता है कि कितने कुत्ते कहाँ पे काट रहे हैं बच्चों को, तो आपको क्या लगता है वो जो बेसिक ग्रास रूट लेवल पे चीजें हैं वो उनको नहीं पता? इकबाल साहब, आपके बारे में हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो आप बेसिकली यू नॉट फ्रॉम डीजी खान। तो मुझे जरा बताइएगा कि आपने डीजी खान के शहर को किस तरह पाया, यहाँ के लोग किस तरह के हैं, हॉस्पिटैलिटी के बारे में जरा बताइएगा। और आप काफी अरसे से यहाँ पर अब रह रहे हैं, सर्व भी कर रहे हैं, तो शहर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आई फाउंड डीजी खान वेरी ड्राई एंड हार्ड, क्योंकि वो ट्रांस कल्चरल खिता है। वहाँ पे आपको बलोची मिलेंगे, वहाँ पे आपको पंजाबी मिलेंगे, वहाँ पे आपको सराइकी मिलेंगे, वहाँ पे आपको फिर इनकी जो सब कास्ट्स हैं वो मिलेगी, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर। वल्लों वाली शलवारों वाले भी मिलेंगे आपको, जीन्स वाले भी अक्सर मिल जाएंगे आपको, जो पंजाबी हमारी शलवार कमीज़ है लाहौर में जो हम पहनते हैं वो भी मिलेंगे। तो मेरे जैसा बंदा जो लाहौर से उधर से आके काम करता है तो उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है शुरू में, उनके मिजाज को समझना, उनकी साइकी को समझना, फिर उस हिसाब से काम करना। क्योंकि हमारे यहाँ बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ प्रैक्टिकल रिपोर्टर, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि हम जाके किसी को कन्विंस करें कि भाई अपने इशू के ऊपर बात कर लें। अपने इशू के ऊपर बात कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे इकबाल साहब बता रहे हैं कि हम लोग अक्सर औकात ये कह रहे होते हैं कि भाई हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, प्लीज़ अपनी बात। हम लोगों का फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट इसीलिए कहा जाता है मीडिया को, क्योंकि हम आपकी आवाज़ हैं। जिसकी आवाज़ कोई नहीं है उसकी आवाज़ मीडिया है, और हम हमेशा ये काम कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और डीजी खान के मसाइल पर आपने बड़ी इन डिटेल हमने डिस्कशन की। मुनीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप तशरीफ लाएँ। हम हमेशा आपको गाय बगाए दावत देते रहते हैं और अवेयरनेस के लिए इस कार्य खैर में हम जितना अपना हिस्सा डाल सकते हैं हम हमेशा डालते रहते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम का पहला हिस्सा पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ नए मेहमान होंगे, कुछ नए टॉपिक होंगे, तब तक हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर रहे थे, हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे बात कर रहे थे और मैम ने बड़ी बखूबी बताया कि किस तरह उनसे रब्ता किया जा सकता है और बड़े आदाद व शुमार से बताया कि हम किस तरह काम कर रहे हैं और लोगों को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इन इदारों पर। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए चुने हैं और हम कोशिश करते हैं कि हेल्थ के रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई टॉपिक आपके लिए लेके आएँ। इसी के साथ हम लोग जो हमारी ब्यूटिफिकेशन है, कॉस्मेटिक्स हैं, उनके रिलेटेड भी बात करते हैं ताकि आप लोग उसको एंजॉय भी बहुत करते हैं, आप लोग उसका फीडबैक हमें बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो आज हमने बच्चों के मसाइल के ऊपर बात करनी है, बच्चों को किस तरह की ग़िज़ा दी जाए, क्या मोटापा जो हम देखते हैं कि जनरली कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, क्या वो नेचुरल है और कुछ क्योंकि बेबी फैट भी कहा जाता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाएगा, कितना नेचुरल है। तो इन सारी चीज़ों पर मजमूई तौर पर बच्चों के जितने भी मसाइल हैं उस पर तफसील गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खालिद अब्बास बुखारी साहब जो कि बड़े मारूफ मुल्तान के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आज उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं महर मलिक साहिबा जो कि मुल्तान की भी एक बड़ी मारूफ मेकअप आर्टिस्ट हैं। इनसे आज हम मेकअप के बारे में गुफ्तगू करेंगे, साथ ही साथ हम हेयर के बारे में भी कि किस तरह किया जा सकता है। और ये जो हम आजकल जल्दबाजी का दौर है ना, हमें जल्दी जल्दी चाहिए थे, 2 मिनट्स में तैयार हो जाएँ, 3 मिनट्स में तैयार हो जाएँ। ख़वातीन के बारे में तो वैसे मीम्स भी बनी हुई हैं। अनफॉर्चुनेट है हम लोग बहुत ज़्यादा मीम्स बनाते हैं, लेकिन मीम्स भी हैं कि आप लोग कल रात को बताएंगे और सुबह खातून जो हैं वो तैयार होकर आ रही होंगी किसी इवेंट के लिए। लेकिन देखेंगे कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है मेकअप को, आजकल के जो नए ट्रेंड्स हैं उस पर तफसील गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। आगाज़ आपसे ही करते हैं, ये आजकल जो नया ट्रेंड है कि जल्दी से मेकअप किया जाए, 2 मिनट्स में पार्टी मेकअप तैयार हो जाए, ये फिजिबल है? 2 मिनट में हो जाता है मेकअप? और अगर हो जाता है तो कैसे किया जाए? ऑफ कोर्स हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता। उसके लिए ये कि स्किन प्रेप होनी बहुत ज़रूरी है। स्किन अच्छी होगी तो 2 मिनट्स में भी हो जाता है। और जैसे ऑलमोस्ट मैंने कोई 5 मिनट्स में अपना मेकअप डन किया और मैं रूटीन में यही होता है। तो क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल होते हैं ना, हमें बस इतना टाइम नहीं होता ना, टाइम का शॉर्टेज होता है, तो आपको क्विक करना होता है। तो ऑलमोस्ट
5 to 7 मिनट्स में हम डन कर लेते हैं इसको ना। ठीक है। तो इसी तरह ही होता है कि आप, लेकिन विंटर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्किन ड्राई हुई भी होती है और बहुत सारे स्किन के और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कुछ लोगों को एक्नी हो जाती है इस तरह, तो किया जा सकता है, पॉसिबल है। चलें इस पे हाँ, तफसीलन हम possible है। गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जरा आप ख़वातीन को गाइड करें कि किस तरह मेकअप किया जा सकता है। एक अच्छा मेकअप किस तरह अपने स्किन को आप प्रेप करने की बात करी थी। जी। डॉक्टर खालिद साहब, आज हमने बच्चों की सेहत के ऊपर गुफ्तगू करनी है। वो बच्चे जो अभी बिल्कुल पैदा हुए हैं उनको किस तरह की ग़िज़ा दी जाए, और अमूमी तौर पर कहा जाता है कि जो बच्चे थोड़े से हेल्दी पैदा हो रहे हैं, ये बड़े हमारे माशरे में समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, वज़न जिनका बड़ा होता है। नॉर्मली क्या बच्चे का वज़न होना चाहिए? बड़ी खूबसूरत बात की है। असल में मैं थोड़ा सा इससे पीछे जाना चाहूँगा। जी। जैसे एक इमारत की फाउंडेशन ले आप होती है, उसके बाद आपके पास बहुत थोड़ा चांस होता है कि उसमें अल्ट्रेशन की जाए। फाउंडेशन बेसिकली लेआउट होती है, वो होती है माँ के अंदर जब ये सोइंग होती है, जब ओवम फर्टिलाइज्ड होता है मर्द के जसूमे के साथ। ओके। अगर वो बेड अच्छा तैयार होगा, जैसे एक किसान ज़मीन अच्छी तैयार करता है और फिर सोइंग करता है, तो फिर तो उस फसल की और उसकी नशोनुमा नेचुरल हो जाएगी। बदकिस्मती से बहुत कम लोगों को ये पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई ग़िज़ा ज़्यादा अहमियत नहीं करती। अच्छा। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की नशोनुमा, जिसको फीटस कहते हैं, वो माँ के रिजर्व पर पलता है, लाइक लीच। ओके। वो जो कुछ हम माँ को प्रेगनेंसी में खिलाते हैं वो सिर्फ माँ को फैटन अप करते हैं। अगर अच्छा रिजर्व होगा तो फिर रेसिपी तो हर जगह अवेलेबल है। बिरयानी तो तब बनती है जब इंग्रेडिएंट्स पूरे मिले। और फिर आयरनी ये होता है कि यहाँ आजकल हमारे यहाँ माँ की कुछ स्क्रीनिंग नहीं होती टू बिकम मदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल। काश कि हम ये स्क्रीनिंग कर सकें कि उसमें खून की कमी है, उसको कोई ब्लड प्रेशर है, उसको जहनी दबाव का शिकार है, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ तो वो उस वक्त नहीं होती, लेकिन पोटेंशियल होता है। अगर वो ओवरवेट माँ है तो उसका बच्चा डायबिटिक, उसको शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी प्रेगनेंसी में। इसी तरह काफ़ी सारे उसको स्क्रीन ही नहीं करते कि इसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। हम तो बस ये है कि शादी हो गई और हमने प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। हमारे तो शादी से पहले भी स्क्रीनिंग नहीं हो रही होती ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि शादी से पहले स्क्रीनिंग मैटर करती है। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। शादी के बाद तो वो जो कुछ अल्लाह ताला ने दी है, जो उस बेचारी खातून के पास जिसको माँ बना दिया गया अर्ली या लेट, वो उसके रिजर्व पर मुनहसर है। फिर ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुराक एक हेल्दी मिलनी चाहिए। नेचर ने बहुत मसावात रखी है। ये नहीं है कि आप उसको यखना पिलाते रहें और आप उसको गोश्त खिलाते रहें। सर हमारे यहाँ तो पंजीरी और खमीरे और पता नहीं क्या क्या खिलाया जाता है। वही है कि जब बच्चे की माँ वो बनती है तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है बीवी और माँ में। उस औरत के ऊपर एक हार्मोनल कर्ज होता है, फिर उसके लिए वजन कम करना मसला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सादा ग़िज़ा और एक हेल्दी एक्टिविटी है और इन्फेक्शन से बचना। अगर माँ का रिजर्व पुअर होगा तो उसको फिर कॉम्प्लिकेशन हमल में बहुत होती हैं, और इन द एंड ऑफ द डे बच्चा आपके पास स्मॉल फॉर डेट पैदा होता है। ओके। या इनवेरिएबली जो बच्चे पैदा होते हैं स्मॉल फॉर डेट होते हैं बदकिस्मती से। और फिर माँ लगी रहती है कि यार एक तो आपने फ्रेम है उसका चिंची का, और माँ की ख्वाहिश होती है इसको प्राडो बना दो। इम्पॉसिबल। वो सिर्फ फिर दूध देती है, कार्बोहाइड्रेट देती है, जिसमें बच्चा ओबीस हो जाता है, फैटन अप हो जाता है। उसमें मसल नहीं बनते। मसल बनते हैं अगर अर्ली आप दूध कम करते हैं 4-5 महीने बाद और उसको प्रोटीन डाइट देना शुरू करें, जो कि माँ यहाँ नहीं देती। कार्ब्स पे फोकस। और फिर वो डॉक्टर भी उसमें शरीक हो जाते हैं, सिरिलैक दे दो, कस्टर्ड दे दो, खीनी। नरम ग़िज़ा नामी कोई कंसेप्ट नहीं है। नरम ग़िज़ा वो होती है जिसको बच्चा च्यू के बगैर सवालो कर सके, वो आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो बदकिस्मती से ये शुरू से फाउंडेशन पुअर होती है, और फिर आपको जो प्रोडक्शन मिलती है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूँगा, एक्सेसिव निशास्तदार जिसको कार्बोहाइड्रेट है, कस्टर्ड है, किडनी है, आलू है, चावल है, सेवियाँ हैं, मीठी बिस्किट्स हैं, चाय है, रस पापा है, स्लेंटी है, ये सब
आयरन डेफिसिट ग़िज़ा है और बच्चे का 4 साल तक एक हार्ड डिस्क बन जाती है। उसके बाद आप कहें कि जी इसमें ये पेंटियम 3 बना है और इसमें सॉफ्टवेयर विंडो 8 का डाला जाए, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। और फिर उसके बाद जो ओबेसिटी है वो हम बच्चे को एक्टिवेट नहीं करते। माँ पेट से तो बाहर निकालती है, गोद में रख लेती है, वहीं उसको फीडर भी मिल रहा है, वहीं उसको स्क्रीन टाइम भी मिल रहा है, वहीं उसने पैम्पर भी बांधा हुआ है। तो वो बच्चा ऑटिज्म का शिकार होगा, बच्चा मोटापे का शिकार होगा। ऑटिज्म बाद में भी बच्चा शिकार हो जाता है ऑटिज्म का? जी, आजकल ऑटिज्म के बारे में कंसेप्ट बहुत हो गया है। ऑटिज्म यह है कि बच्चे की सोशल बर्थ नहीं होती। ओके। अच्छा, ज़ाती तौर पर मुझे लगता था कि ऑटिस्टिक जो बच्चा है वो बाय बर्थ अगर ऑटिस्टिक है तो। सर वो तो अब बात ही यही है कि अब बिरयानी नहीं बन पाती तो खिचड़ी तो बननी है। बिल्कुल। और फिर उस खिचड़ी को हम इम्प्रूव ही नहीं करते आगे, उसके ऊपर हम और ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक उस बेचारी माँ का कसूर नहीं है, उसमें हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा, पूरा सिस्टम का कसूर है, जैसे आपने बुनियादी तौर पर बताया। और डॉक्टर का कसूर भी है, क्योंकि जिसने प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड है वो बैठकर बात ही नहीं करता कि बीबी तुम गलत कर रही हो। वो कहती है बच्चे से रोना नहीं। भाई रोने की बात ही है। एक मैं आखिर में एक खूबसूरत बात करूंगा, मैं अगर कोई माएँ मुझे सुन रही हैं, आपके पास 2 दर्द में से एक दर्द चुनना है। एक है पेन ऑफ डिसिप्लिन जो कि शुरू में है जी, डिटैच फ्रॉम द गोद से बच्चे को सोशल बर्थ देना, नॉर्म्स बताना, नो की आदत डालना, डिसिप्लिन करना। एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ विद इन 4 years। विद इन 4 years। ओके। बर्थ में तो आप नहीं बता सकते ना, वो तो आप जब बच्चा चलना सीखता है, ये करना, जिस तरह हम प्रैक्टिसेस देखते हैं वेस्ट में है कि वो उनका रूम अलग कर देते हैं, कार्ट अलग किया जाता है, अलग चीज है। सोशल बर्थ में यही है कि गोद से निकालो, ठीक है, जब वो इस काबिल हो। ओके। मिल्क इज स्टॉप कैपरिंग, नहीं तो बाद में एक पेन ऑफ रिग्रेट है जो सारी जिंदगी। किसी से पूछो डॉक्टर साहब खेद मुकदरा दी है, डॉक्टर साहब बच्चा नहीं सीखा, 6 बेटियां पैदा कर देते, ये भी एक जुल्म है यार। मैं आपके इस्तात 2 कमरे बनाने की है तो आपने मल्टी स्टोरी प्लाजा बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इसमें जो चीज़ है, मैं आई डोंट ब्लेम, आई जस्ट ब्लेम एक तो सोसाइटी और दूसरा सबसे ज्यादा जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। आपने हर जगह देखा है, रक्शे पर लिखा होता है, सुजुकी पर लिखा है माँ की दुआ जन्नत की हवा। हाँ। कभी किसी मर्सिडीज पर लिखे हुए देखा? ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। मैं चाहता हूं कि माँ एम्पावरमेंट हो, माँ को एक अथॉरिटी होनी चाहिए, वो सास की नीचे ना देखे। वो उस बच्चे की ओबेसिटी एक कर्स है, ये गलत बात है जी। शुरू में मोटा हो तो बाद में पतला हो जाता है, वो ये फैट है। जो बेबी फैट की हम बात करते हैं कि वो चीक्स पे भी है, बॉडी पे भी है, नेचुरली कितना होता है अगर हम बच्चे को अंदाजे दें? बच्चा अगर पैदा होता है जी, नॉर्मली हमारे यहाँ जो है 3.2 kg यानी 7 पाउंड का बच्चा, ठीक है, हम सेहतमंद समझते हैं। ओके। प्लस माइनस आप 6.5 भी कर सकते हैं, 7.25 भी कर सकते हैं, 7.5 फिर लार्ज फॉर डेट आ जाता है। लेकिन उसके बाद उसकी जो नशोनुमा होती है फर्स्ट 6 मंथ में 1 kg पर मंथ होती है। ओके, 1 kg पर मंथ। हाँ, और उसी के साथ उसका शऊर भी जो है, जो वो पहचान करना सीखता है, स्माइल करना सीखता है। ये उसके आसार हैं कि वो चाहता है कि भी मुझे घोंसले से आप थोड़ा सा निकाला जाए। वो जो मॉलिक्यूलर आपने माहौल क्रिएट किया हुआ, थोड़ा सा निकालें। हाँ, वो जब हम निकाल नहीं पाते, हम चुम्मा चट्टी में हैं, हम उसको रोने नहीं देते। बिल्कुल। एक रोता है, एक उठ थक जाता है, दूसरा उठा लेता है। सो वी मेक द चाइल्ड हैंडीकैप इन द बिगिनिंग, इन द फाउंडेशन ईयर्स। फाउंडेशन। चलें, अब ये हमने ना नेगेटिव्स पे बात कर ली, अब हम स्टेप बाय स्टेप ज़रा बात करते हैं कि आइडियल केस होना क्या चाहिए। हाँ, बहुत खूबसूरत बात आपने की है। आइडियली जी जो बंदा नेचर के साथ ग्लू होता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। ठीक। इंसानी इर्तिका सदियों से हो रहा है, गारों में भी हो रहा है, जंगलों में भी हो रहा है। ये नहीं है कि आजकल क्या आप कहें कि जी इसको डिज़ाइन किया गया है। फितरत के हिसाब से मैं समझता हूँ जो माँ अपना दूध नहीं पिलाती वो बच्चा ही पैदा ना करे। अच्छा। इस पर
जितने ही प्रॉब्लम होते हैं वो फीडर से होते हैं। ऑटिज्म भी फीडर से, स्क्रीन टाइम भी फीडर पी रहा है, साथ वो देख रहा है, बिल्कुल। फिर गोद भी फीडर, और वो लर्निंग कहाँ से सीखेगा? और फिर दूसरी बात ये है कि अगेंस्ट द नेचर है। माँ का दूध तो अब ये है कि वो पेट के अंदर जो सेहतमंद जरासीम बनाए जाते हैं, अब स्टडीज भी आ गई हैं, जिस आदमी के पेट के जरासीम सेहतमंद होंगे उसका जहन भी बहुत तेज होगा और उसमें क़ुव्वत मदाफ़त भी बहुत होगी बीमारी से लड़ने की। नहीं तो जब आप एक एंटीबायोटिक देते हैं और बच्चे के सेहतमंद जरासीम भी मार देते हैं तो अक्सर माँ कहती है डॉक्टर साहब मुंह से बदबू बड़ी आती है। बिल्कुल। अब मरे हुए जरासीम जो है उनसे बदबू ही आएगी ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि नेचर के साथ रहें। अगर आप दूध अपना नहीं पिला सकती तो थैंक यू वेरी मच, देन रिफ्रेन फ्रॉम द प्रेगनेंसी। ओके। फिर बच्चे ही पैदा ना करें। उसको आप एक चाइल्ड राइट जो फ्रॉम द कंसेप्शन, सबसे पहला उसका यही राइट है कि उसको दूध पिलाया जाए। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि आप अपने मुशाहिदे में देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि ये गलत प्रैक्टिसेस हैं ख़वातीन के कुछ एक ना हमारे नॉर्मली भी बना हुआ है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, जो हमें नानी दादियाँ सिखाती हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह उसको किस तरह बदला जा सकता है, सिखाया किस तरह जा सकता है। बुनियादी तौर पर आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर गुफ्तगू करें तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आइडियल केस सिनेरियो के हवाले से कि बच्चों को किस तरह की ग़िज़ा हमने देनी है। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ब्रेस्ट फीड इज़ द बेस्ट थिंग। आपने माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, वही उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे कि हम किस तरह बेहतर किया जा सकता है। आजकल हमारे पास मेल न्यूट्रिशन का भी बहुत ज़्यादा मसला है, स्टंटेड ग्रोथ का बहुत ज़्यादा मसला है, उसको किस तरह हल किया जा सकता है। लेकिन महर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हमने मेकअप की बात करनी है। लेकिन पहले हमारे साथ हसन साहब जो हैं वो रेडी हैं बिल्कुल वेदर के हवाले से आगाह करने के लिए। जी हसन, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? जी मुल्तान शहर और गिरदोनवा की अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतला सुबह सवेरे से साफ़ रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह से ही जो किरणें हैं सूरज की वो शहर ओलिया की धरती पर मुकम्मल तौर पर बिखरती हुई फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब भी आज कदर बेहतर है, जो कि 93% तक रिकॉर्ड किया गया। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 5वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कल से मुल्तान शहर में बारिशों के एक सिलसिले की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला 3 रोज़ पर मुश्तमिल होगा और 25 जनवरी तक जारी व सारी रहेगा, जिसमें जहाँ एक जानिब बारिश के साथ साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी तो वहीं दूसरी जानिब दर्जा हरारत भी नुमाया हद तक कम रहता हुआ दिखाई देगा। मोटरवे के हवाले से बात की जाए तो आज चूँकि मुल्तान शहर में धुंध ना होने के बराबर है तो M4 मोटरवे अब्दुल हकीम से शेर शाह तक और M5 मोटरवे शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए रमा दमाएँ और तर्जमान मोटरवे की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जूँ ही हद निगाह मुतासर होती हुई दिखाई देती है तो मोटरवे को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ट्रैवल एडवाइज़री के हवाले से बात की जाए तो शहरियों के लिए ये कहा जा रहा है कि अव्वल तो वो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मोटरवे पर सफ़र को यकीनी बनाएं, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और अगर सफ़र करना ज़रूरी भी हो तो मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर वो किसी भी हवाले से कॉन्टैक्ट और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहता हुआ दिखाई देगा और सर्द हवा चलने का सिलसिला भी जारी व सारी रहेगा। जी थैंक यू सो मच हसन, आपने बड़ा तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन जिस तरह हसन बता रहे थे कि आने वाले दिनों में वेदर थोड़ा सा हार्श हो सकता है, तो वो जो आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं डॉक्टर्स की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस पर अमल लाजमी करना है ताकि अब अपनी हादसात से भी बच सकें और अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें। नाज़रीन इस वक्त सलमान ज़मीर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट से आगाह करेंगे। जी सलमान, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई जो है वो थम नहीं सकी है और महंगाई के बादल जो है वो अभी भी शहरियों पर मंडला रहे हैं। बात करेंगे इस वक्त प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तो वो भी गैरफाल नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है महंगे दामों सब्जियाँ और फल जो खरीदने पर मजबूर हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस लिस्ट जो जारी होती है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में
जो दुकानदार हैं उनके मुख्तलिफ रेट जो हैं वो मौजूद हैं। बात करेंगे आज के रेट्स के हवाले से तो आलू का सरकारी निर्ख जो है वो 18 रुपये रखा गया, मगर मार्केट में ये 40 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे में अदरक 262 है, स्वांजना 220 है और लहसुन जो है वो 420 रुपये उसका रेट मुख्तस किया गया है। मार्केट में इस वक्त अदरक जो है वो 350, स्वांजना 300 और जो लहसुन है वो 480 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक पालक जो है वो उसका 30 रुपये, प्याज 33 रुपये, टमाटर जो है वो 66 रुपये उसका रेट जो है वो मुकर्रर किया गया है। मार्केट के अंदर देखा जाए तो पालक 50 है और प्याज 60 और जबकि टमाटर जो है वो 90 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक शिमला मिर्च जो है वो 100 रुपये, फूल गोभी और गाजर जो है वो इस वक्त तो 35 रुपये है, मगर मार्केट में शिमला मिर्च, मेथी और गाजर जो है वो 60 रुपये किलो तक जो वो रखी गई है। इसी के साथ साथ सरकारी निर्खनामे में आलू की बात करेंगे तो आलू जो है वो उसका सरकारी रेट लिस्ट में बात करेंगे फलों की तो इस वक्त अनार जो है वो 500, पपीता 260, चीकू 270 और गंडेरी जो है वो 64 रुपये उसका रेट मुख्तस किया गया है, मगर मार्केट के अंदर अनार जो है वो 650 है और पपीता और चीकू जो है 350 और गंडेरी जो है वो 100 रुपये उसका रेट जो है वो मुख्तस किया गया है। सरकारी रेट लिस्ट में अमरूद की बात करें तो 150, सेब 332 और फ्रूटर जो है वो 90 रुपये रखा गया, मगर मार्केट में इस वक्त अमरूद 200, सेब 450 और फ्रूटर 120 रुपये जो है तक वो जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। मार्केट में इस वक्त किन्नू का रेट जो है 150 है, जबकि केले जो है वो भी 150 रुपये फी दर्जन है। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करें ताकि शहरी सस्ती मियारी सब्ज़ी और फल जो है वो ख़रीद सकें। जी बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने बड़ा तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह सलमान बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा गैप होता है हमारे जो ऑफिशियल रेट्स दिए जाते हैं, जो रेट लिस्ट तय की जाती है प्राइस कंट्रोल कमेटियों की तरफ से, उसमें और जो हमें चीज़ें मिल रही होती हैं मार्केट में, उसमें बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है और इनके कॉजेज़ को भी जानने की ज़रूरत है कि कहीं ग्राम फरोशी हो रही है या हमारे रेट्स ही सही तय नहीं किए जा रहे, तो इसके हवाले से तफसील देखने की ज़रूरत है और वो जो एक्चुअल रेट्स हैं, जो असल दाम हैं, उनके ऊपर चीज़ें आवाम को मिलनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द जल्द मसाइल का हल निकाला जाएगा और लोगों की मुश्किलात में कमी होगी। महर साहिबा, अब आपकी तरफ आते हैं। हम लोग मेकअप के ऊपर जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि किया जा सकता है, आपने स्किन प्रेप की बात की थी, वो स्किन किस तरह तैयार की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो स्किन प्रेप की ज़रूरत होती है ना आपको कि आपकी अगर स्किन हाइड्रेट है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है और उस पर फिर क्विक मेकअप किया जा सकता है। लाइक आपके स्किन बैरियर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मेरी स्किन को देख के आपको लग रहा होगा कि मैं मेकअप, आई एम नॉट काइंडा मेकअप लवर पर्सन, मैं इतना ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं इंस्टेंट वाला 5 मिनट वाला मेकअप कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट, मेरी जो स्किन है वो प्रेप होती है। स्किन प्रेप से मुराद ये है कि आप डेली बेस पे अपनी स्किन केयर कर रहे हैं। वो जो हम स्किन के रूटीन्स की बात करते हैं जिसको मेंटेन करना लाजमी है, रूटीन में भी मेंटेनेंस ज़रूरी है ना। ये तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आपकी स्किन बैरियर ख़राब है और आप कहें कि 5 मिनट में मेकअप हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने किसी अच्छे इवेंट पे जाना है तो आपको ऑलमोस्ट सबसे पहले आपको स्किन प्रेप करनी होती है, तो उस पर भी स्किन प्रेप पे ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप डेली बेस पे कर रहे होते हैं तो आपको चलें एक अच्छी स्किन केयर रूटीन ज़रा बताइएगा कि क्या होनी चाहिए। अब मुश्किल हो जाएगा, मुझे पता है कि ऑयली स्किन के लिए अलहदा होगी, ड्राई स्किन के लिए अलहदा होगी, लेकिन अगर हम बुनियादी चीज़ें बेसिक्स पे अगर हम बात करें तो क्या होनी चाहिए? बेसिक्स हर घर में एक क्लेंजर, स्क्रब, टोनर, नेचुरल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है। आप आजकल तो लोग केमिकल से थोड़ा इज्तनाब कर रहे हैं, हर्बल की तरफ जा रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं? हर्बल अच्छी बात है, आज भी लोग अब हर्बल की तरफ आ रहे हैं वापस, तो केमिकल से आप जितना दूर रहें उतना बेहतर है। तो आप अपनी स्किन को प्रेप करें अपने घर की चीज़ों से, एलोवेरा जेल से कर सकते हैं, मलाई से कर सकते हैं, शुगर से कर सकते हैं और कॉफ़ी से कर सकते हैं। शुगर सारी ऐसी चीज़ें कहा जाता है कि वो जब आप उसको स्क्रब के लिए यूज़ करते हैं तो उससे स्किन बैरियर उल्टा ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके वो जो ग्रेनुलास हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। उसको आप थोड़ा माइल्ड करें ना, उसको आप लेमन में और कॉफ़ी और लेमन का मिक्सचर बना के उसमें शुगर ऐड करके तब आप स्क्रबिंग करें तो बहुत अच्छी नेचुरल स्क्रबिंग है। एसिडिक हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, उसकी एसिडिटी कॉफ़ी कम कर देती है ना। कॉफ़ी बहुत अच्छा हमारे स्किन के लिए स्क्रब के तौर पर स्क्रब का काम करती है। ठीक है। और डार्कनेस को कम करती है, स्किन प्रेप करती है, हाइड्रेट भी करती है। तो उसके लिए फिर आपके पास एलोवेरा जेल होना चाहिए, या और नहीं तो आप दूध की मलाई ले लें, उसमें आप हल्का सा सॉल्ट डाल के, शुगर डाल के आप डेली कर सकते हैं। हाँ, डेली कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ें आप डेली कर सकते हैं।
ठीक है। और जो अभी अगर हम जैसे आप प्रोडक्ट्स की बात करें थी कि स्किन केयर हमें अच्छी मेंटेन करनी चाहिए, उसमें मैं चाहूँगा ब्रांड का नाम ना लें, लेकिन अगर आप हमें बता दें कि कौन से जो उनके जो हमारे पास लिखे होते हैं एसिड्स और जो हमें पीछे बताया जाता है कि फार्मूलाज, उसमें किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए जब हम कोई अच्छा क्लिनजर बता दें और एक अच्छा हमारे पास फेस वॉश जो डेली हम इस्तेमाल कर सकें, स्क्रब भी बता दीजिएगा। कोई अच्छा क्लेंजर अब देखें अकॉर्डिंग टू स्किन कि आपकी स्किन पे कौन सा क्लेंजर सूट करता है। आपकी स्किन अगर ड्राई स्किन है तो आपको ड्राई स्किन के लिए अलग क्लेंजर होते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो नॉर्मल स्किन के लिए अलग होते हैं। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वालों के लिए अलग, इस तरह मतलब सबकी कैटेगरीज चेंज होती है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन स्किन वाले एक ही कोई भी क्लेंजर उठा के लगा लें और स्किन मज़ीद ड्राई हो जाए। या जैसे विंटर है, विंटर में वैसे भी ऑलमोस्ट स्किन सबकी ड्राई हुई होती है, तो विंटर में आप स्क्रबिंग ना करें, जस्ट क्लेंजर करें और हाइड्रेट रखें। ठीक है। जितना आप हाइड्रेट रखेंगे स्किन को, आपकी स्किन उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अच्छा, यूजुअली जैसे ऑयली स्किन की अगर हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरी ज़ाती तौर पर ऑयली स्किन है। अब मुझे एक दफ़ा डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि दैट यू कैन यूज़ अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिनजर, लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब क्या होता है कि मैंने अगर सैलिसिलिक एसिड बेस यूज़ किया तो थोड़ी देर में मुझे तो प्रेस्क्राइब किया गया था, मैं किसी और को बताऊंगा, वो आगे किसी और को बताएगा। नहीं, तो इस तरह का क्या नुकसान नहीं होता। ये जो एसिड बेस्ड होते हैं, इसका कितना नुकसान हो सकता है? एसिड्स जो हैं वो आपको एजिंग के हिसाब से यूज़ करने चाहिए। लाइक अगर आप टीनेजर्स हैं तो आप बिल्कुल भी एसिड्स पे मत आए। मैं भी खुद भी पर्सनली मैंने अभी तक कोई एसिड या कोई इस तरह का केमिकल या क्योंकि बेसिकली हैं तो केमिकल, तो आर्टिफिशियल अभी तक कोई भी प्रोडक्ट ऐसी यूज़ नहीं की। लेकिन आप हाइलुरोनिक एसिड या हाइड्रेटिंग कोई भी चीज़, आप मॉइस्चराइज़र या कुछ भी टोनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखें। उसकी सूरत में आप एक वेजलिन जो है नॉर्मल, कोई भी वेजलिन मार्केट में अवेलेबल होती है, आप वेजलिन ले सकते हैं। वो आपकी स्किन को रिपेयर भी करती है, आपकी स्किन को ब्राइटन भी करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप वो फेस पे भी लगाई जा सकती है पेट्रोलियम जेली। बहुत आप वेस्टर्न लोगों को देखें, वो वेजलिन के अलावा कुछ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है। ये तो हम लोग हैं कि क्लेंजर कर लिया, फेशियल कर लिया, वो लोग जस्ट वेजलिन से काम करते हैं। तो आपकी जितनी अच्छी आपकी स्मूथ स्किन आपको चाहिए, आप नेचुरल आ जाए। तो बुनियादी तौर पर हमने हाइड्रेट रखनी है, अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है, हमने एक अच्छा क्लिंजर इस्तेमाल करना है और एसिड्स को जितना हो सके उतना, एसिड्स और केमिकल्स को हाइलुरोनिक एसिड या विटामिन सी कोई भी नॉर्मल बंदा यूज कर सकता है। अदरवाइज बाकी जितने भी एसिड्स हैं वो आपके स्किन बैरियर को बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज कर सकते हैं। और इसमें सीरम का बता दीजिएगा कि बुनियादी तौर पर हम कौन सा सीरम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं कोई अच्छा स्किन को बेहतर रखने के लिए? ब्रांड का नाम बताना? ब्रांड का नाम नहीं बताना। ठीक है, ब्रांड नहीं। जैसे आपने हाइड्रोनिक एसिड बताया था, इसके वाले हाइड्रोनिक एसिड, इसके विटामिन सी बेस्ड है, सीरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मेकअप के हवाले से और स्किन को किस तरह अपना हाइड्रेट रख सकते हैं, किस तरह के हमें प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, मेकअप किस तरह अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खालिद अब्बास बुखारी साहब मौजूद है, जिनसे हम बच्चों की हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे। सर ने ब्रेक के पिछले हिस्से में हमसे बात की थी कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है किसी भी बच्चे के लिए। अब यहाँ पर हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि बच्चों को फीडर में फार्मूला मिक्स भी पिलाए जाते हैं जो कि एज के हिसाब से डिज़ाइन है और मार्केट में रेडिली अवेलेबल हैं, लोग पिलाते हैं। क्या ये पिलाया जा सकता है या इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं? तो इस पर बुखारी साहब से इन डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। जी जनाब, बताइएगा फीडर के हवाले से आपकी ज़ाती तौर पर राय क्या है और इन प्रैक्टिस आप मुशाहिदे में क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको मेरे नज़दीक फीडर जो है तमाम बुराइयों की जड़ है, क्योंकि जब आप फितरत से लड़ते हैं तो उसकी प्राइस बहुत बड़ी पे करते हैं। और थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा कि दूध एक बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। दूध एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। ओके। आप अगर दुनिया के जितने ममालियन हैं, दूध देने वाले जानवर या इंसान, किसी की ड्यूरेशन ऑफ मिल्किंग 1 साल से ज़्यादा नहीं है। और हम क्यों 5-5 साल तक दूध भी देते हैं या फीडर देते हैं? इट्स ए क्योंकि सकिंग इज ए एडिक्शन। ओके। और दूसरा, दूध में आयरन नहीं होता। और सबसे बड़ा जहनी नशोनुमा के लिए जितनी आयरन की ज़रूरत है उतनी किसी चीज़ की नहीं है। हम कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं, दूध भी देते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें भी देते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जो माँ फीडर देती है उनके बच्चों की कभी खांसी ख़त्म नहीं होती? उनके बच्चों को ग्लू एयर, जिसको कान के इन्फेक्शन कभी ख़त्म नहीं होती। उनके बच्चों के टॉन्सिल्स और एडिनाइड के मसले ख़त्म नहीं होते। और वो जो उस फीडर से रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम हैं,
क्योंकि सबसे मुश्किल काम है फीडर की स्टरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और उस पर जो है डायरिया भी होता रहता है और सो मेनी अदर थिंग्स। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि एक स्टाफ का अरेंजमेंट को आप इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। और फीडर जो है वही बात ऑटिज्म में, क्योंकि बच्चा गोद में है और फीडर पी रहा है, बच्चा उठता है फीडर पीता है, बच्चा रोता है फीडर पीता है, तो उसको प्रोटीन बेस आयरन रिच खुराक कब मिलेगी? उसका खाता तो उससे पूरा हो रहा है और यही बेड़ा गर्क हो रहा है बच्चे की। मोटा तो आप कर लेंगे उसको, लेकिन उसकी जहनी नशोनुमा और उसके मसल नहीं बनेंगे जब तक जो हम स्टंटेड ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, मेल न्यूट्रिशन की बात कर रहे होते हैं, अब वो तबका जो बेसिक चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो चले उनके हम समझ सकते हैं कि वो बुनियादी ज़रूरियात क्योंकि पूरी नहीं हो रही, तो उनके बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं। जो मुतवस्सित तबका है, जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनके अंदर भी आप कह रहे हैं कि ये स्टंटेड ग्रोथ और मेल न्यूट्रिशन का मसला होता है फीडर की वजह से। सर मैं आपको फिर वही बात आती है, कुदरत ने बड़ी मसावत रखी है। ये नहीं है कि गरीब का बच्चा अच्छा नहीं पल सकता और अमीर का बच्चा अच्छा उसको पलने का राइट है। सबसे पहले तो आप बच्चे की स्मॉल फॉर डेट माँ के पेट के अंदर उसकी नशोनुमा नहीं होती, बिकॉज ऑफ सो मैनी आप अवामिल हैं जो कुछ मैंने बताया, कुछ नहीं बता सका जी। फिर जब बच्चा पैदा होता है उसको हमने 4 महीने के बाद, मैं तो दूध ब्रेस्ट फीडिंग भी दिन को बंद कर देता हूँ। अच्छा, मैं दिन को हाइपो एलर्जिक हाई प्रोटीन आयरन रिच डाइट देता हूँ। उसमें हाइपो एलर्जिक कार्बोहाइड्रेट तो है चावल, और प्रोटीन में है ग्रीन वेजिटेबल, दालें और रेड मीट। मैं तो चिकन भी नहीं देता। अच्छा, हाँ। जब ये आप चीजें तीनों आयरन रिच देंगे और बच्चे को दिन को दूध नहीं देंगे, कुदरत का एक कानून फितरत है कि बच्चा भूखा नहीं रह सकता, सांस लेने वाला कोई भी जीरो भूखा नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो फीडर असल में बच्चे की नशोनुमा में जहनी और जिस्मानी में बहुत बड़ा रुकावट है, बैरियर है। लेकिन माँ को एक दिया हुआ है कि चीज बच्चा रोने ना पाए। उसको सास भी कहेगी, ताना देगी, उसको शोर भी आएगा, मैं तक आ रहा हूँ, तुम रोने क्यों देते हो। तो मुसीबत यह है फीडर बेसिकली बच्चे की रेट कायम करता है, माँ की रेट नहीं करता। अच्छा जनाब, जैसे अब अभी आपने जो अपने डाइट बताई रेड मीट को, इसको किस तरह आसानी से बच्चे को दिया जा सकता है? बहुत छोटा है अभी तो बच्चा। बहुत खूबसूरत बात की है। एक तो मैंने बात की है हाइपोएलर्जी जी। आप फ्रेश मिल्क 1 साल की उम्र तक नहीं दे सकते, गंदों में 1 साल की उम्र तक नहीं दे सकते, नहीं तो सीलिएक डिजीज हो जाती है। और इसी तरह आप अंडा नहीं दे सकते, नहीं तो एलर्जी हो जाती है 1 साल। अब इस थोड़ा सा सीलिक डिजीज पे मैं चाहूँगा रोशनी डालें। सीलिक डिजीज एक ऐसा जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके असरअंदाज होना शुरू हो जाती है, ये भी तो जैसे ऑटिज्म का आपने बताया कि हो सकता है, मैं समझता था कि ये भी बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ नहीं होता, अर्ली इंट्रोडक्शन। ओके वीट, ओके जो वीनिंग हम करते हैं, ये वीनिंग का मसला ज्यादा हो रहा है। अब जो क्वेश्चन है कि आप जो है उस वक्त बच्चे के दांत नहीं होते, हमने स्विच ओवर करना होता है सकिंग शो च्यूइंग तक। ठीक, आप उस चीज को बनाकर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस कुकिंग ऑयल, देसी घी नहीं, तो आप उसको ब्लेंड कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा और उबलाव पानी डालकर दूध जितना पतला कर देते हैं। ओके, और आप चम्मच से सारा दिन देते रहते हैं। एक वर्किंग मदर है, मैं उसको कहता हूँ सुबह बनाकर चली जाओ। पीछे जो भी फॉस्टर केयर में है, बजाय कि वो उसको सलैंटियाँ देती रहे, सिरिलैक देती रहे, या प्लम्पी बच्चे को करती रहे, या फीडर देती रहे कि माँ के आने तक बच्चा मुतमैन रहे, तो उसको चम्मच से वो कभी दाल की खिचड़ी, कभी सब्जी की, कभी कीमा की। तो खिचड़ी मीन्स वही है कि ब्लेंडेड चीज होगी जो उसको च्यू नहीं करनी पड़ेगी और वो सवालों करने के लिए सेमी लिक्विड होगी। ओके। क्योंकि अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं ले आएंगे तो मुंह में लेकर बैठा रहेगा। अच्छा जनाब, जैसे अभी आपने बहुत ही बेहतरीन एक डाइट बता दी है जिसको अपन लाजमी अमल करना चाहिए। इसमें जो फीडर पिलाया जाता है उसके अंदर में डिफरेंट क्वालिटी ऑफ फीडर है ना। अब प्लास्टिक भी तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो आप जब खाएंगे उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताइएगा। वो जो निपल है उसकी वजह से। दूसरा फिर एक हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि शीशे के फीडर्स भी मौजूद हैं,
बेहतरीन एक फीडर बता दीजिएगा जो सब स्टैंडर्ड फीडर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या मैं होता तो है? जब फीडर के हूँ खिलाफ, आप चाहे सोने का फीडर दे दें, फीडर ठीक ही है, फीडर है, बुनियादी तौर पर फीडर देना ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आप मुझे सोते हुए पानी पीकर दिखाएं। हम बच्चे को सोते हुए फीडर देते हैं, उसकी एस्पिरेशन होती रहती है, उसकी खांसी कभी खत्म नहीं होगी, उसका नजला जुकाम कभी खत्म नहीं होगा, उसका गले की इन्फेक्शन कभी खत्म नहीं होगी। वो रोज डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्यों दूध लिखता है कि उसकी कमाई हो रही है। प्लीज फीडर के लिए एक, मैं समझता हूँ, मुल्क गिर मुहिम चलानी पड़ेगी। अगर हम एक इंश्योर करते हैं कि बच्चा जो फ्यूचर है हमारा, उस जहनी और जिस्मानी तौर पर कितना अच्छा है, उसकी बेसिक जड़ जो है, अब आप हैरान होंगे इस फीडर से, क्योंकि आयरन इसमें नहीं होता। ब्रेथ होल्डिंग अटैक, जिसको सांस गिरने वाली बीमारी जी, स्कूल फेलियर, बिहेवियर प्रॉब्लम, और दूसरा लो मिनिमल ब्रेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, जिसमें ऑटिज्म भी आ जाता है, जिसमें और ADHD भी आ जाता है। वो जी मेरा बच्चा तो बड़ा माशाल्लाह चालाक भी है और बड़ी हरकत करता है। वो भाई हरकत बड़ी करता है, बंदर से ज्यादा हरकत करता है। बात तो यह है कि हमारा कंसर्न है बच्चे की ज़हनी नशोनुमा, बिल्कुल, और साथ साथ स्टंटेड ग्रोथ को हमने एड्रेस करना है। हम बाल लगा देते हैं, घर बाप भी आता है तो सलेटी का पैकेट है जी, और दूध है और पता नहीं क्या क्या है और कुरकुरे हैं, और इस वक्त देहातों में जो एक और लानत है वो दूध पत्ती है जी, और रस पाके हैं। तो मैं शुगर रिच एंड कार्ब्स रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच और फ्रूट जो है बेसिकली ये फैटी लिवर करता है, बहुत कम लोगों को पता है। मैं तो फ्रूट भी कहता हूँ हफ्ते में एक दिन बच्चे को मिलना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आजकल जो मिसकंसेप्शंस है ना, मैं जब वो नानी और दादियों की बात कर रहा था, खमीरे और पता नहीं क्या क्या खिलाए जाते हैं। दिस इज द रीजन कि मैं समझता हूँ कि कभी भी लर्निंग के लिए, आज मैं एक आपको काम की बात बता रहा हूँ, दुनिया में एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि आप किसी को लर्निंग के लिए जब करें तो पहले से जो लर्नड है उसको डी लर्न किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक लिखी हुई इबारत पर मैं और इबारत लिखूंगा तो वो ना पहली पढ़ी जाएगी ना दूसरी पढ़ी जाएगी। हम माँ को इस चीज से बाहर निकालें। वो आप मुझे बताएं, फीडर फीडर फीडर, शादी वाली रात माँ क्यों बेटे के सिराने दूध रखती है? इट्स ऑल इमोशनल ब्लैकमेल। तो दूध तो कोई उसमें खुदा ना कोई ऐसी ताकत नहीं होती, वो सिर्फ एहसास दिलाना चाहती है कि भी नेवर फॉरगेट मी। और वो सिर्फ एक बात करता है अपनी बीवी से, सोनिए सारे काम करें, मेरी मां ਨੂੰ दुख ना दे। वेरी अनफॉर्चुनेट पहले दिन। हाँ वो कह, हाँ प्यो मेरे ਨੂੰ भाਵੇਂ जिथे मर्जी आवे छोटा हो। तो फीडर एक ऐसी लानत है जिसको मैं कहता हूँ लेजिस्लेशन करके खत्म करना चाहिए। ओके, आप इतना स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इसके? पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं एक नेचर पर बिलीव करता हूँ, जो हाँ एक बहुत बड़ा एक मेडिकल इंडिकेशन हो सकती है जिसमें माँ अपना दूध नहीं दे सकती। वो भी फिर डॉक्टर ने तय करना है कि आपने क्या करना है, खुद आप फैसला नहीं कर सकते कि हमने किस तरह की डाइट देनी है। मजीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आइडियल ग़िज़ा किस तरह की हो सकती है और बच्चे को किस तरह वो देनी चाहिए। जैसे सर ने बड़ा एक स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हमें फीडर बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हमें जिस तरह के लर्नड लोग चीज़ें बता रहे हों उस पर हम अमल करें, ताकि ये जो हमें स्टंटेड ग्रोथ का मसला है उससे निकला जा सके। इस पर हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे और हम मेकअप के हवाले से भी गुफ्तगू करे थे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ बर्थडेज़ विश करनी है, वो कर देते हैं। फ़रहान रफ़ीक साहब हैं जी, उनकी आज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और नाज़रीन इन्हीं के साथ इम्तियाज़ साहब हैं, उनकी भी आज बर्थडे है जी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे अल्लाह हेल्प यू इन ऑल योर एंडेवर्स। और आपने अपने लिए जितने भी गोल्स रखे हुए हैं, अल्लाह ताला उन सबको आपको अचीव करने में कामयाब करे। नाज़रीन अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग मेकअप के हवाले से बात कर रहे थे हम लोग मेकअप के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह जल्दी अपना मेकअप किया जा सकता है। मैं चाहूँगा महर बताइएगा हमें कि जो हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, मिनिमल प्रोडक्ट कितने होने चाहिए बेसिक मेकअप के लिए? क्या क्या होना चाहिए आपके पास? बेसिक मेकअप में आपके पास एक क्लेंजर होना चाहिए, एक टोनर। कहा जाता है कि फीमेल के पर्स में हर चीज़ आपको मिलेगी दुनिया की, तो मेकअप के हवाले से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मेरे बैग में आपको जस्ट एक सनस्क्रीन मिलेगी और एक ग्लॉस मिलेगा और एक लिप बाम मिलेगी। 3 चीज़ें मैं ऑल टाइम रखती हूँ अपने पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो
अब आप सारा खान को देख लें, उसके बैग में भी सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए नेसेसरी चीज़ें हैं। बाकी आप मेकअप के हवाले से मैं जानना दुकान रख लें अपने मेकअप बैग में, अगर आपको उसका यूज़ नहीं आता तो फिर वो सारी चीज़ें मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक फीमेल बहुत जल्दी से, जिस तरह जो आज का हमारा मौजू है कि हम जल्दी तैयार होने चाहिए, जैसे आपने कहा कि स्किन प्रेप होगी तो जल्द से जल्द मेकअप उस पर किया जा सकता है। स्किन प्रेप है तो आपके पास एक क्लेंजर होना चाहिए और एक शीट मास्क होना चाहिए, कोई भी हाइड्रेटिंग शीट मास्क, कोई भी ग्लो के लिए। और वो आप अगर तो मौसम अच्छा है तो आप आइसिंग कर लें, अगर आप आइसिंग नहीं कर सकते तो शीट मास्क लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दें, या 5 मिनट्स के लिए भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप एक इंस्टेंट वाला कोई भी बेबी लोशन ले लें या कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, उसमें हल्की सी आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक बेस लाइक बीबी क्रीम या कोई भी फाउंडेशन उसमें ऐड करके फ़ौरन से वो अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हम कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं। उसके बाद आप ब्लश ऑन कर लें या जो भी वट एवर यू वांट। नो नीड ऑफ कंसीलर। कंसीलर डिपेंड करता है कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं और आपने हाइड करना है तो फिर आप कंसीलिंग करें, अदरवाइज बहुत थिक लेयर हो जाती है, आप कंसीलर ना ही करें तो बेहतर है। एंड व्हाट अबाउट दी आईब्रोज बनाना होता है आपने, लैशेस को भी करना होता है। हाँ, लैशेस के लिए आप मस्कारा यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि आप डेली बेस पे लैशेस लगाएं, तो आप मस्कारा से भी उसको, वॉल्यूम मस्कारा से भी उसको थिक कर सकते हैं। उसके अलावा आप लाइनर लगा लें और हाइलाइटर लगा लें। ओके, इनफ है। और आपके लिपस्टिक के शेड्स के बारे में बताइएगा कि उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। कुछ लोगों को बड़े प्लम्प लिप्स पसंद होते हैं, उसको किस तरह किया जा सकता है डेली बेसिस पर? कोई भी ब्राउन कलर की आप पेंसिल लेके, चंकी पेंसिल्स होती हैं, या कुछ भी ब्राउन कलर की कोई भी लिपस्टिक लेके, अगर आपको प्लम्पी लिप्स पसंद है तो ट्रेंड भी है तो उसको आप फिलर की भी ज़रूरत नहीं होती, आप उसको आउटलाइन करके और उसमें कोई भी न्यूड कलर लिपस्टिक का ऐड कर सकते हो, ऊपर आप ग्लॉस कर दें, ठीक है, तो उससे बड़ा अच्छा है। वो जो आजकल जो ट्रेंड है प्लम्प लिप्स का, तो उसको वो आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ज़रा बताइएगा कि जैसे आप ये पूरी एक रूटीन आपने बताई, इट इज़ मोर देन इनफ अगर कोई फीमेल ऑफिस जा रही हैं या इससे आगे अंदर कोई और चीज़? मेकअप में देखिए थोड़ा सा न्यूड होना चाहिए आपको। ऑफिशियल मेकअप और किसी भी इवेंट पे जाने के लिए आपको मेकअप, हर इवेंट के लिए ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप है, लाइक डे का मेकअप अलग है और नाइट का अलग है। थोड़ा सा नाइट के लिए आप ग्लैमर टच ले लें। अब जैसे मैं इस वक्त रेडी हुई, मैं थोड़ा सा ग्लैमर में हूँ, अगर मैंने ऑफिशियल मेकअप करना है तो मैं अपनी ड्रेसिंग थोड़ा सा सटल करेंगे उसे, ठीक है। अब डॉक्टर साहब, हम बच्चों के ग़िज़ा के बारे में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि किस तरह देनी चाहिए, आइडियल प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम अवेयरनेस पे जैसे हम बात कर रहे हैं इस हवाले से, कितना ज़रूरी है हमें एज और अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको तोड़ना? जैसे आपने कहा कि लेजिस्लेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। जो आप अपने मुशाहिदे से ज़रा बताइएगा, जब फीमेल्स आती हैं कि हमारे तो नानी ने ये बताया, हमें तो दादी ने ये बताया था, हमने तो यूँ ही करना है, उसको फिर आप किस तरह टैकल करते हैं? मैं तो नाकाम हुआ। मैं 37 ईयर्स जा रहे हैं मुल्तान में आए हुए, मैं अभी तक माँ को कन्विंस नहीं कर सका कि दूध इज ए वाइट पॉइजन बियॉन्ड द नीड। तो इसमें क्योंकि हमारे यहाँ आड़ी आती है ओल्ड विजडम, जी, एज ओल्ड विजडम। ओल्ड विजडम अभी भी अथॉरिटेटिव है और उससे जो है सीनियर औरतें अपनी रेट कायम करती हैं। अच्छा। और बहू को अपने हिसाब किताब में रखने के लिए वो डिसाइड करती है मेरे बच्चे, मेरे पोते को क्या मिलेगा या मेरे नवासे को क्या मिलना चाहिए। डॉक्टर बुखारी हैज़ टू डू नथिंग, ये उसका काम नहीं है, वो तो सिर्फ पर्ची लिखी। 80 ते नस्ल तो नस्ल करते आ रहे हैं थे। हाँ, यहाँ कंसेप्ट है डॉक्टर ने पर्ची लिखनी है, इसीलिए लोग जो है दे आर मिंटिंग मनी। वो कहते हैं कि बीमार होंगे तो हमारे पास आएंगे, बार बार चक्कर लगेंगे, तुम्हारी तो अपनी ज़मीनें हैं, तुम उधर से पैसे ले लेते हो, हम क्या प्रिवेंटिव पर रहे तो फिर 95% डॉक्टर जो देन व्हाट अबाउट द ओथ जो डॉक्टर्स लेते हैं, उसका क्या है सर? वो तो ऐसे जैसे हमारे एमपीए लेते हैं, हमारा बहुत सारे लोग लेते हैं। तो ये ओथ जो है ये एक मेरे ख्याल में सेरेमोनियल चीज़ है। ओके। इसकी रूह को हम नहीं आज तक जान सके। असल में रूह जो है ना वो आपकी अपनी है, ज़मीर। हाँ, उसकी वो एक शेर में पढ़ूंगा। जी बिल्कुल सर, हम इख्तिताम पे ही जा रहे हैं। मैं चाहूँगा तुम जिस्म के खुश रंग लिबास पे हो नाजा, ठीक है,
तुम जिस्म जिस्म के के खुश रंग लिबास पे पे हो हो नाज़। नाज़ा, मैं रूह को तेरी मोहताज कफन देख रहा। वाह वाह वाह, क्या बात है बखर साहब, वाह क्या तो हम जो है बेसिकली मेरी ये गुजारिश है मामू कि फीडर को खुदा हाफिज कहेंगे तो एक अच्छी नस्ल बनाएंगे जिस पर आप फख्र करेंगे। फ़ख्र करेंगे, बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे के हेल्थ के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।